हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू टुडेज क्लास। कैसे हो सब लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग गुड। आज हम लोग बायोलॉजी चीट सीरीज का आपका अगला चैप्टर कर रहे हैं विच इज स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। पर्सनली मेरा फेवरेट चैप्टर है एनिमल टिश्यू, क्योंकि इसमें कॉकरोच आता है और वो मुझे बहुत ही पसंद है। कैसे हो सब लोग? आवाज आ रही है मेरी? दिखाई दे रही हूँ मैं? सुनाई दे रही हूँ मैं? बता दो एक बार, बता दो एक बार। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अगर मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ, तो लाइव चैट में बेटा एक बार थम्स अप दे दो, तो हम लोग शुरू करेंगे आज की सीरीज। कल एनिमल किंगडम कर लिया था आप सबने? गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनन्या, रीशु, आरजू। आवाज आ रही है बेटा मेरी? एक बार एक बार एक बार थम्स अप दे दो मुझे लाइव चैट में। आवाज आ रही है सही से? ओके, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। ओके बेटा, सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आते ही आप लोग इंक्वायरी लेने लगते हो। अभी हम चीट सीरीज करें, पहले उस पर फोकस कर लेते हैं। माई नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। ओके, ठीक है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलो शुरू करते हैं। केमिस्ट्री क्लास की इन्फॉर्मेशन, चिंटू नोट्स की इन्फॉर्मेशन सब टेलीग्राम पे मिल जाएगा। जिसने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, t.me/anandmoney001 उसको कर लो। ठीक है, जो भी इंफॉर्मेशन रिविजन रिलेटेड है सब आपको वहां पर मिल जाती है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कल हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स किया था। कल आप लोगों को एनिमल किंगडम भी मिल गया था। किया आप लोगों ने सॉल्व एनिमल किंगडम सबने? थम्स अप दिखा दो मुझे फटाफट से अगर एनिमल किंगडम सॉल्व किया था तो। हो गया अच्छे से? बहुत बढ़िया, वेरी नाइस वेरी नाइस। ठीक है, ओके। एनिमल किंगडम आपने कर लिया। आज हम एनिमल टिश्यू कर रहे हैं और आज ही आपको एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स का भी रिवीजन करवा दिया जाएगा, तो उसकी टेंशन भी मत लेना। उसका भी रिवीजन हम आज ही कर लेंगे, ठीक है? तो आपका आज सेकंड यूनिट पूरा कंप्लीट हो जाएगा, है ना? 12th हम पूरी कर चुके हैं बेटा। जो भी अभी पहली बार इस सीरीज पे ज्वाइन कर रहे हैं, पूरी प्लेलिस्ट रेडी है चीट कोड सीरीज की। 12th आप पूरी रिवाइज कर चुके हो। 11th में भी आज सेकंड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा और कल हम इसका थर्ड यूनिट सेल सेल साइकिल बायोमोलिक्यूल्स को भी शुरू कर लेंगे। ठीक है, तो जल्दी जल्दी सारी रिवीजन आपकी पूरी हो जाएगी। जिस भी वे में आप एनसीईआरटी रिवाइज कर रहे हो, हैंडबुक के रिवीजन नोट से कर रहे हो, चीट कोड सीरीज से कर रहे हो, बिटवीन दी एनसीईआरटी लाइन से कर रहे हो, हर वे में अच्छी खासी रिवीजन आपकी हो जाएगी। एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का वीडियो कब आएगा बेटा? आ तो चुका है एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन का, बिटवीन दी एनसीईआरटी लाइन, एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन, 2-3 कंप्लीट 11th और 12th के वीडियोस आपके पास हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आज ही कर लेंगे, आज ही कर लेंगे। ठीक है, चलो चलो आगे देखो। क्वेश्चन नंबर 1, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स। जल्दी से अब बाकी सारी इंक्वायरी को साइड में रख दो। ये चैप्टर को आज हमें डन एंड डस्टेड करना है, फाइनल करना है। तो साथ साथ में आप लोग सॉल्व करेंगे। जो अपनी गलती, अपनी मिस्टेक नोटबुक में तुरंत लिखेंगे, ताकि यहाँ से क्वेश्चन हो जाने के बाद आपको भी पता चल जाए कि आपको किसका रिविजन करना है, किसका नहीं करना। और मुझे अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे, ठीक है? मुझे आप अपने मार्क्स कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। ओके, अभी शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। A tissue is composed of similar cells which perform specific function। यही डेफिनेशन होती है। सिमिलर सेल्स होते हैं और एक फंक्शन कर रहे होते हैं मिलके, तो वो टिश्यू बनाते हैं। एपिथेलियल सेल्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय फ्री सरफेस टुवर्ड बॉडी फ्लूइड या आउटसाइड एनवायरनमेंट। ये स्टेटमेंट भी आपने रीड किया है। या तो वो किसी बॉडी फ्लूइड को फेस करता है, उसका फ्री सरफेस, या आउटसाइड एनवायरनमेंट को। दोनों एकदम ठीक है बेटा, दोनों एकदम ठीक है, दोनों ही करेक्ट है। आंसर बी होगा, बिल्कुल आंसर बी होगा, एकदम करेक्ट। आगे देखो जरा, क्वेश्चन नंबर 2, सिंपल एपिथेलियम। अब सिंपल एपिथेलियम के अंदर क्या आता है? सिंपल एपिथेलियम टिश्यू में लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं? नहीं। क्लोजली अरेंज्ड सेल्स हैं, ठीक है, कंपैक्टली अरेंज्ड सेल्स है, लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेस उसमें नहीं है। सिंपल का मतलब क्या बेटा? सिंगल लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट है। अगर बहुत सारी लेयर्स होती है तो कंपाउंड एपिथेलियम, सिंगल लेयर होती है तो सिंपल एपिथेलियम। यही पढ़ते हैं हम लोग, यही पढ़ते हैं हम लोग। आंसर क्या होगा? बी, बिल्कुल। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3, ह्यूमन स्किन। हमारी स्किन पर किसकी कवरिंग है? कंपाउंड एपिथेलियम की। सिंगल लेयर प्रोटेक्शन नहीं दे सकता। कंपाउंड एपिथेलियम मल्टीपल लेयर्स का बना हुआ है जो प्रोटेक्शन दे सकता है, जिसमें आपका स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम आता है। तो हमारी स्किन किसकी बनी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमोस एपिथेलियम की, जो कि एक तरीके का कंपाउंड एपिथेलियम है। आंसर होगा ए, जो कि एक तरीके का कंपाउंड एपिथेलियम है। आंसर होगा ए। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4, मैच द फॉलोइंग है आपके पास। स्क्वैमस एपिथेलियम बेटा, एग्जांपल्स। आप एपिथेलियम अलग अलग टाइप के पढ़ते हैं, इनके एग्जाम्पल से डायरेक्ट बहुत बार इस चैप्टर में क्वेश्चन आता है। यही मेन पॉइंट है जहां से क्वेश्चन आता है। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल ए होगा उसका, है ना? अच्छा, स्क्वैमोस एपिथेलियम वो होते हैं जो आपको मेजरली कहां पर मिल जाएंगे? एयर सैक्स की लाइनिंग में डिफ्यूजन के लिए, और ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है? एंडोथेलियम और एयर सैक्स में आपको मिल जाएंगे। क्यूबॉइडल एपिथेलियम ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स यानी कि पीसीटी और डीसीटी, और कॉलमनर एपिथेलियम आपको मिलेगा स्टमक और इंटेस्टाइन में। तो आंसर क्या होगा? 2, 3, 1 यानी कि सी।
आंसर क्या होगा? सी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 5। द इनर वॉल्स ऑफ लार्ज ब्लड वेसल्स आर फॉर्म्ड बाय। अब ब्लड वेसल्स की लाइनिंग कौन कर रहा है? अभी आपने देखा स्क्वैमोस एपिथेलियम। ब्लड वेसल्स की लाइनिंग, एयर सैक्स की लाइनिंग कौन करता है? स्क्वैमोस एपिथेलियम। आंसर क्या होगा? बी। आंसर क्या होगा? बी। गुड मॉर्निंग सिद्धि, वेलकम टू क्लास। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन क्यूबॉइडल एपिथेलियम एंड कॉलमनर एपिथेलियम? ठीक है, क्या ये दोनों दो लेयर ऑफ सेल्स के बने हैं? नहीं, दोनों सिंपल एपिथेलियम में सिंगल लेयर के बने हैं। क्या इन दोनों में फेगोसाइटिक सेल्स है? ऐसा कुछ भी नहीं है, इनमें फेगोसाइटिक सेल्स नहीं होते। ये दोनों सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन का काम करते हैं। बिल्कुल, क्यूबॉइडल एपिथेलियम पीसीटी डीसीटी में ये काम करता है, कॉलमनर एपिथेलियम स्टमक और इंटेस्टाइन में ये काम करता है, पर दोनों यही काम करते हैं, दोनों यही काम करते हैं। गुड मॉर्निंग बच्चे, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 7। ये दोनों टिश्यूज कौन से आपको आइडेंटिफाई करने? ये जो फ्लैट सेल्स आपको दिख रहे हैं, पता लग रहा है फ्लैट सेल्स है। इरेगुलर बाउंड्री टेसेलेटेड एपिथेलियम यानी ये स्क्वामोस है, ये स्क्वामोस है। और ये लॉन्ग ऐसे पिलर लाइक कॉलम लाइक सेल्स हैं, न्यूक्लियस बेस पे है, ये आपका कॉलमनार एपिथेलियम है। ये कॉलमनार एपिथेलियम है, ये कॉलमनार एपिथेलियम है। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं? एफिशिएंट गैशियस एक्सचेंज। बेटा फिल्ट्रेशन, गैशियस एक्सचेंज है ना, चाहे ब्लड वेसल में से करना है या लंग्स में, एयर सैक्स में करना है। वापस से सेम एग्जांपल आ रहा है, अलग अलग तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। एयर सैक्स की लाइनिंग कौन करता है? एयर सैक्स की लाइनिंग कौन करता है? आपका स्क्वैमोस एपिथेलियम। अब ऑप्शन में स्क्वैमोस दे नहीं रखा, तो स्क्वैमोस के सेल्स कौन से होते हैं? फ्लैट सेल्स होते हैं। आंसर सी हो जाएगा, आंसर सी हो जाएगा। इट्स ओके बेटा, इट्स ओके, आंसर सी हो जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 9। द इनर सर्फेस ऑफ होलो ऑर्गन्स आर लाइंड बाय। डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन है। आपके बॉडी में जो होलो ऑर्गन्स हैं उनकी इनर सर्फेस पे आपको सिलिएटेड एपिथेलियम देखने को मिल जाता है। दो एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, एक फेलोपियन ट्यूब की लाइनिंग, एक ब्रोंकाई की लाइनिंग, है ना। क्या पढ़ते हैं हम लोग? सिलिएटेड एपिथेलियम प्रेजेंट होता है। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 10। द सिलिएटेड एपिथेलियल सेल्स आर रिक्वायर्ड टू मूव। क्या काम करते हैं सिलिएटेड एपिथेलियम? पार्टिकल्स और म्यूकस को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करने का काम करता है। ह्यूमंस में ये सेल्स कहां पर प्रेजेंट होता है? ह्यूमंस में ये सेल्स, दो एग्जांपल एनसीईआरटी देती है, ब्रोंकायोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में एग को मूव करने का काम करेगा, ब्रोंकायोल्स में फॉरेन पार्टिकल्स को, है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा? सी। आंसर क्या हो जाएगा? सी। सिंपल सिंपल डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से आ रहे हैं, कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, पर पूरी एनसीईआरटी आपकी रिवाइज हो जा रही है ना। बहुत बढ़िया। अच्छा, चिंटू आ गया क्लास में, क्या बात है, वेरी नाइस। क्वेश्चन आगे क्या हो जाएगा? सी। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 11। चिंटू तुम तो बहुत फेमस हो गए हो एकदम, मतलब या तुमने फेमस नाम ले लिया है ना। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग करते हैं। क्या आ रहा है हमारे पास? गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट सेल्स आपको पता है, ओनली यूनिसेल्युलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम, इकलौता यूनिसेल्युलर ग्लैंड का एग्जांपल गॉबलेट सेल होता है, जो म्यूकस सिक्रीट करता है, जो म्यूकस सिक्रीट करता है। तो क्या हो जाएगा? इसको आप 2 से मैच कर दोगे। बाकी सारे ग्लैंड, गॉबलेट को छोड़ दो, बाकी सारे ग्लैंड मल्टी सेल्युलर होते हैं, मल्टी सेल्युलर ग्लैंडुलर है। ठीक है, बक्कल कैविटी की अगर मैं बात करूं तो कंपाउंड एपिथेलियम बेटा स्किन पर होता है आपके पास कंपाउंड एपिथेलियम, उसमें स्ट्रेटिफाइड है। बक्कल कैविटी फेरिंग्स में नॉन स्ट्रेटिफाइड है, बट वो भी कंपाउंड एपिथेलियम है। अब पीसीटी यानी ट्यूबुलर पार्ट ऑफ किडनी, ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन्स, उसमें कौन सा एपिथेलियम होता है? कंपाउंड एपिथेलियम। इनफैक्ट पीसीटी में तो ब्रश बॉर्डर्ड कंपाउंड एपिथेलियम होता है। कौन सा? ब्रश बॉर्डर्ड, क्योंकि माइक्रोविलाई भी प्रेजेंट है। तो आंसर क्या होगा बेटा? 2 1 3 4। आंसर ए होगा। बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 12। ऑल द लिस्टेड ग्लैंड्स पोर देयर सिक्रीशन इनटू डक्ट्स एक्सेप्ट। कौन सा ग्लैंड डक्ट में सिक्रीशन नहीं सिक्रीट करता? एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड के पास डक्ट नहीं होती, वो सीधा ब्लड के अंदर अपना सिक्रीशन रिलीज करते हैं। इसमें से एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सा? बेटा पीनियल, जो मेलेटोनिन सिक्रीट करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसके पास डक्ट नहीं होगी। बाकी सारे आपके पास एक्सोक्राइन ग्लैंड है। जो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में पढ़ते हैं, वहां हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करते हैं। आंसर सी होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 13। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है बेटा, ऐसी चीजें सर्कल करो। अब तो हम इतने सारे चैप्टर्स रिवाइज कर चुके हैं, एटलीस्ट अब करेक्ट इनकरेक्ट वाली सिली मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, है ना। तो इनकरेक्ट को सर्कल करो, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम इज फॉर्म्ड बाय क्लस्टर ऑफ सेल्स। बिल्कुल, मल्टी सेल्यूलर है तो बहुत सारे सेल्स का बना होगा, सही बात है। कंपाउंड एपिथेलियम इज एक्टिवली इन्वॉल्व्ड इन सिक्रीशन एंड एब्सॉर्प्शन ऑफ सर्फेसेस ऑफ सब्सटेंसेस। बेटा कंपाउंड एपिथेलियम बहुत सारी लेयर्स का बना होता है, उसके पास सिंगल लेयर नहीं होती, बहुत सारी लेयर्स होती हैं, और ये बहुत सारी लेयर से सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन इजी नहीं है। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन देने के लिए अगेंस्ट मैकेनिकल एंड केमिकल स्ट्रेसेस ये प्रोटेक्शन देता है, तो ये गलत हो जाएगा। सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन नहीं करता। सिक्रीशन एब्सॉर्प्शन कौन करता है? या तो कंपाउंड, या तो क्यूबॉइडल एपिथेलियम या कॉलमनर एपिथेलियम, है ना। अच्छा,
फिर पैनक्रिएटिक और सेलेब्री अमाइलेज में भी कंपाउंड एपिथेलियम है, ये ऑफ नहीं आना चाहिए, कंपाउंड एपिथेलियम है बिल्कुल। इन डक्ट्स की ग्लैंड्स में, इन ग्लैंड्स की डक्ट्स में कंपाउंड एपिथेलियम है। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा? बी। इनकरेक्ट क्या हो जाएगा बच्चों? बी। बहुत बढ़िया, बेंजीन, शब्बीर, बेंजीन सही नाम है एकदम, मतलब केमिस्ट्री लवर, बिल्कुल आंसर होगा बी। आगे देखो सेल जंक्शंस, फिर हम सेल जंक्शंस की बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू में। सेल जंक्शंस में आप क्या पढ़ते हो बेटा? ये आपको एपिथेलियल टिश्यू में मिलते हैं, जी हाँ। ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक बनाते हैं एडजेसेंट सेल्स के बीच में। लाइन लिखी है ना एनसीईआरटी में, साथ साथ सॉल्व करो बेटा, और आंसर तभी अगर करोगे, साथ में सॉल्व करोगे, इधर बिना दिमाग लगाए, कहीं और दिमाग बिना लगाए, तभी ये चैप्टर पूरा होगा, वरना हम सिर्फ इंक्वायरी लेते रह जाएंगे, है ना। तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करो। तो क्या ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल लिंक है एडजेसेंट सेल्स के बीच में? है, एनसीईआरटी की लाइन है बिल्कुल। क्या आप इन्हें गैप जंक्शन भी कह सकते हो? बेटा गैप जंक्शन इनका टाइप है। सेल जंक्शन 3 तरीके के हैं, टाइट जंक्शन भी है, गैप जंक्शन भी है, एडहेरिंग जंक्शंस भी हैं। क्या आप हर सेल जंक्शन को ऑल्टरनेटिवली गैप जंक्शन भी कह सकते हो? ये स्टेटमेंट तो करेक्ट नहीं हुआ। तो बताओ कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? आंसर डी होगा बेटा। ए भी करेक्ट है, बी भी करेक्ट है, सी नहीं करेक्ट है। आप हर सेल जंक्शन को ऑल्टरनेटिवली गैप जंक्शंस तो नहीं कह सकते ना, गैप जंक्शंस उसका टाइप होता है, उसका टाइप होता है बेटा। तो आंसर डी जाएगा, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आंसर डी जाएगा, डी जाएगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 15, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन 15 हमें? ए नहीं होगा बेटा, डी जाएगा, बिल्कुल अब्दुल, डी होगा, डी होगा, है ना, क्योंकि आप उसको ऑल्टरनेटिवली गैप जंक्शंस नहीं कह सकते, ठीक है। आगे देखो, अब आपको सेल का स्ट्रक्चर और उसका फीचर मैच करना है। तो यहाँ पर आपको अलग अलग तरीके के जंक्शन दे रखे हैं, ये क्वेश्चंस आए हुए हैं पीवाईक्यू में, एग्जाम्पलर में। डायरेक्ट डेफिनेशन डिफरेंट टाइप ऑफ जंक्शन से बार बार आता है, और मैं हर बार बच्चों को यही बताती हूँ, बेटा कीवर्ड पकड़ना सीखो, क्योंकि टाइम सेव करना है। इतना बड़ा अगर आपको क्वेश्चन दिख रहा है, आप रीड करने में टाइम ले लोगे तो गलती हो जाएगी, है ना। तो ऐसे क्वेश्चन हमें पता है हर बार रिपीट होते हैं, तो कीवर्ड्स पकड़ना सीखो। जैसे टाइट जंक्शन इतना टाइट है, वो कभी लीकेज नहीं होने देता, तो जहां पर भी लीकेज वर्ड है ना, वो इसका कीवर्ड है, आप उसे मैच कर सकते हो। एटलीस्ट मैच द फॉलोइंग में आप कीवर्ड्स पकड़ सकते हो, तो ये लीकेज नहीं होने देगा, ठीक है। एडहेरिंग जंक्शन के लिए कीवर्ड होता है सीमेंट, दोनों सेल्स के बीच में सीमेंट का काम करता है, सीमेंटिंग का काम करता है, तो जहां सीमेंट मिल रहा है, ये इसका कीवर्ड होता है। गैप जंक्शन के बारे में स्पेसिफिकली एनसीईआरटी लिखती है, साइटोप्लाज्म का कनेक्शन है, एक सेल से दूसरे सेल में कम्युनिकेशन है, इसका कीवर्ड कम्युनिकेशन और साइटोप्लाज्म कनेक्शन है, ये हो जाएगा गैप जंक्शन। साइनैप्स आपको पता है, आप न्यूरल टिश्यू के अंदर पढ़कर आए हो, साइनैप्स के अंदर केमिकल्स का ट्रांसमिशन होता है, क्योंकि न्यूरो ट्रांसमीटर जाता है। तो आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? 3 1 4 2, आंसर डी होगा। क्या बात है, क्या बात है, वेरी नाइस। ये हुई ना स्पीड, ऐसी स्पीड लानी है हमको, है ना। आगे देखो, बहुत बढ़िया नंदिनी। आगे देखो 16, द फंक्शन ऑफ गैप जंक्शन। अभी आपने देखा लीकेज को स्टॉप करना टाइट जंक्शन का काम होता है, सीमेंटिंग का काम एडहेरिंग जंक्शन का होता है, कम्युनिकेशन करना, साइटोप्लाज्म में कनेक्शन लाना जिसकी वजह से ट्रांसफर ऑफ आयन स्मॉल मॉलिक्यूल और लार्ज मॉलिक्यूल हो, इसे ही गैप जंक्शन कहते हैं, इसे ही गैप जंक्शन कहते हैं। आंसर सी होगा, इसे ही गैप जंक्शन कहते हैं, आंसर सी होगा, ठीक है, ठीक है। अच्छा, पिछले वाले का आंसर कर रहे हो क्या अभी? 16th का बताओ, 16th का बताओ जल्दी से, क्या आंसर होगा 16th का? क्या आंसर होगा? सी, बिल्कुल अदिति। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 17, असर्शन रीजन आ रहा है। देखो असर्शन रीजन की भी प्रैक्टिस हो जा रही है, बहुत ध्यान से दिमाग लगाकर, दिमाग, आंख, कान, नाक खोलकर यहीं पर आंसर करना है, ठीक है। 17th देखो फटाफट से, स्क्वामस एपिथेलियम, क्या इससे डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा लंग्स में? लंग्स में क्या है? एल्वियोली, एयर सैक्स, वहां पर स्क्वामस एपिथेलियम है, 3 बार अभी पढ़कर आ रहे हो, अगर चैप्टर नहीं पढ़ा तब भी होता है स्क्वैमोस एपिथेलियम, ठीक है। स्क्वैमोस एपिथेलियम में माइक्रोविलाई होते हैं बेटा? कभी नहीं। स्क्वैमोस एपिथेलियम के फ्री सरफेस पर आपको माइक्रोविलाई या सीलिया नहीं मिलते, वो आपको क्यूबॉइडल या पॉल्यूमिनर सेल्स पर मिलते हैं, स्क्वैमोस पर कभी नहीं मिलते, याद रखना, ठीक है। तो ए करेक्ट है, बी इनकरेक्ट है, असर्शन ट्रू है, रीजन फॉल्स है, आंसर सी हो जाएगा। क्या बात है एमी, अब्दुल, चिंटू, अवर नर्व, बढ़िया बच्चे, बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18, फिर से आपके पास असर्शन रीजन आ रहा है, दिमाग लगाकर आंसर करो। कंपाउंड एपिथेलियम की बात हो रही है। कंपाउंड एपिथेलियम 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स का बना होता है, बिल्कुल। कंपाउंड एपिथेलियम प्रोटेक्शन देता है, प्रोटेक्टिव फंक्शन है, बिल्कुल। क्या इसका ये करेक्ट रीजन है? क्या ये इसका करेक्ट रीजन है कि वो आपको क्या कह रहे हैं, मल्टीपल सेल्स का बना हुआ है? क्यों बना हुआ है मल्टीपल सेल्स का? क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करना है ना। आप डिफरेंट एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में आप यही पढ़ते हो कि फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज होता है, फंक्शन के अकॉर्डिंग स्ट्रक्चर चेंज होता है, तो क्योंकि उसको प्रोटेक्शन करना है इसलिए उसके पास मल्टीपल लेयर्स है, बिल्कुल सही बात है। दोनों करेक्ट है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, आंसर ए होना चाहिए, बिल्कुल एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, एकदम करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। यहां पर इनकरेक्ट नहीं लिखा होना चाहिए बेटा, नॉट करेक्ट तो बी में आ ही गया, ये करेक्ट होगा, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, इन हटा देना, इनकरेक्ट नहीं होगा।
इनकरेक्ट नहीं, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, ये इन हटा देना, ठीक है, ये इन नहीं है, करेक्ट है वो, दोनों ऑप्शन तो सेम हो जाएंगे ना वरना ये और बी है ना, तो उसको हटा लेना, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 19, कनेक्टिव टिश्यू पे आ गए आप लोग। इनकरेक्ट सर्कल करो, अब तो आदत होगी होगी सर्कल करने की ताकि सिली मिस्टेक ना हो। इनकरेक्ट पूछा है आपसे, अच्छा। कनेक्टिव टिश्यू का काम है कनेक्ट एंड सपोर्ट अदर टिश्यूज ऑफ द बॉडी, बिल्कुल कनेक्शन देता है, नाम से ही पता चल रहा है। इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड आता है, ब्लड और लिम्फ आता है, बिल्कुल सही बात है। कनेक्टिव टिश्यू में आपको स्ट्रक्चरल प्रोटीन फाइबर्स मिलते हैं जैसे कोलेजन और इलास्टिन मिलते हैं। ग्राउंड सब्सटेंस मतलब मैट्रिक्स की बात हो रही है, क्या इसके मैट्रिक्स में, मैट्रिक्स पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ है, गलत, किसका बना हुआ है, पॉलीसेकेराइड, मॉडिफाइड पॉलीसेकेराइड और उसके डेरिवेटिव्स का बना हुआ है, पॉलीपेप्टाइड नहीं पॉलीसेकेराइड, छोटू सी गलती थी, पॉलीपेप्टाइड नहीं पॉलीसेकेराइड, आंसर डी होगा, बिल्कुल चिंटू, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 20, एरियुलर टिश्यू। एरियुलर और एडिपोज दोनों कौन से टाइप के होते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, डेंस रेगुलर और डेंस इरेगुलर। लूज कनेक्टिव टिश्यू में आप दो पढ़ते हो, एक एरियुलर और एक एडिपोज। तो एरियुलर किस में पढ़ते हो, लूज के अंदर पढ़ते हो। हो गया रिवाइज, आ गया दिमाग में दोबारा से, हो गया रिवाइज, आंसर क्या होगा, ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 21, एरियुलर टिश्यू में क्या है बेटा, एरियुलर टिश्यू क्या है, पहले तो मुझे बताओ, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। और कोई भी कनेक्टिव टिश्यू में क्या क्या होता है, पीछे की तरफ पूरा मैट्रिक्स होता है, मैट्रिक्स के अंदर कुछ फाइबर्स होते हैं और सेल्स होते हैं। कौन कौन से सेल्स होते हैं, फाइबर बनाने वाले फाइब्रोब्लास्ट, फेगोसाइटोसिस के लिए मैक्रोफेज, है ना, इम्यूनिटी मास्ट सेल्स वहां पर प्रेजेंट है। सिर्फ फाइब्रोब्लास्ट नहीं है, फैट ग्लोब्यूल तो एडिपोज के अंदर आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे, तो ये बाकी तीनों तरीके के सेल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके सिवा यहाँ प्लाज्मा सेल्स भी देखने को मिलते हैं, आंसर बी होगा, बिल्कुल शिप्पू, बिल्कुल 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 बिल्कुल, आंसर बी होगा, वेरी नाइस वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 22, फैट स्टोर करने वाला हमारा एडिपोज टिश्यू वो भी लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है। एरियोलार भी एडिपोज भी दोनों लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, बिल्कुल रोहित, बिल्कुल बेटा। तो 22 का आंसर क्या होगा, ए, आंसर क्या होगा, ए, है ना। आगे देखें क्वेश्चन नंबर 23, आपको ये स्टेटमेंट देखने और करेक्ट बताना है, आ गया दिमाग में, हमें स्टेटमेंट देखने और हमें करेक्ट बताना है। अच्छा, जो हमारा डेंस कनेक्टिव टिश्यू होता है उसके अंदर फाइब्रोब्लास्ट कंपैक्टली पैक्ड है, उसको आप डेंस क्यों कहते हो, क्योंकि फाइबर और फाइबर बनाने वाले फाइब्रोब्लास्ट कंपैक्टली पैक्ड है, यही एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये तो सही है, एकदम सही है। अगर मैं डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू की बात करूं तो रेगुलर क्यों कहते हैं, क्योंकि जितने कोलेजन फाइबर्स है वो पैरेलल रोज में अरेंज्ड है, एक सिस्टमैटिक पैटर्न में अरेंज्ड है, तो कोलेजन फाइबर्स पैरेलल रोज में है, बिल्कुल सही बात है, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है। क्या आंसर दोगे, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट एकदम करेक्ट है, आंसर डी हो जाएगा, बिल्कुल है। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 24, डायग्राम दे रखा है, डायग्राम एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू का है, बता दिया आपको। इसमें अलग अलग सेल्स दे रखे हैं, सेल्स के आगे इन्होंने अल्फाबेट लगा रखा है, यानी ABCD लगा रखा है, और आपको लेबलिंग करनी है, कुल मिलाकर आपको लेबलिंग करनी है इस एरियुलर कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। तो यहाँ पर बेटा आपको अलग अलग तरीके के सेल्स दिख रहे हैं, आपको फाइबर्स दिख रहे हैं, ये वाले फाइबर्स बनाने वाले सेल्स को आप क्या बोलते हो, ये फाइबर्स बनाने वाले सेल्स को आप क्या बोलते हो, फाइब्रोब्लास्ट, ठीक है। ये आपको दिख क्या रहे हैं, ये आपको दिख क्या रहा है, फाइबर। तो पहले मैं इसको मार्क कर देती हूँ, ये मुझे कोलेजन फाइबर दिख रहा है ना, व्हाइट फाइबर कोलेजन फाइबर दिख रहा है। कोलेजन फाइबर बनाने वाला सेल यानी कि बी मेरे पास क्या है, फाइब्रोब्लास्ट है, फाइब्रोब्लास्ट है। ये आपका मैक्रोफेज, फेगोसाइटिक सेल मैक्रोफेज, तो ये मैक्रोफेज हो गया, मैक्रोफाज हो गया, है ना। और ये आपके पास न्यूक्लियस वाला, बीन शेप न्यूक्लियस वाला मास्ट सेल, मास्ट सेल। तो अब बताओ आंसर क्या होगा आपके पास, सबसे पहला है आपके पास मैक्रोफेज, फिर फाइब्रोब्लास्ट, फिर कोलेजन फाइबर, फिर मास्ट सेल, आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, है ना, आंसर डी होगा, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे वाह नाइस रिचा, बढ़िया रोहित, आंसर क्या होगा, डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 25, लिगामेंट्स। अब लिगामेंट्स आते ही दिमाग में क्या आना चाहिए, किसका एग्जाम्पल है, ये डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू का एग्जाम्पल है। डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू दो तरीके के होते हैं, इनमें टेंडन भी आते हैं और इनमें लिगामेंट्स भी आते हैं, इसको हम याद रखेंगे, इसको हम याद रखेंगे, ठीक है। तो क्या ये लूज बंडल है, नहीं, क्योंकि ये लूज कनेक्टिव टिश्यू नहीं है, ये डेंस है। इसमें फैट स्टोरेज है, नहीं, ये एडिपोज थोड़ी है। इसमें क्या पैरेलली अरेंज्ड कोलेजन फाइबर्स है या इररेगुलरली प्लेस्ड, बेटा इररेगुलर होते हैं डेंस इररेगुलर में, लेकिन लिगामेंट आता है डेंस रेगुलर में, तो आंसर होगा सी, क्योंकि ये आंसर होगा सी, क्योंकि ये पैरेलली अरेंज्ड है, रोज के अंदर अरेंज्ड है, एकदम डेंस रेगुलर टिश्यू जिस तरीके से होता है। तो एक्चुअली आपसे क्या जानना चाह रहे थे कि लिगामेंट डेंस रेगुलर होता है, ये बात आपको पता है या नहीं, आंसर सी होगा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, आंसर सी होगा, बहुत
बहुत बढ़िया। अब इसका आंसर करो, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास, इसका आंसर करो। सबसे पहले आपको स्किन बताइए, स्किन में, अच्छा पहले आपको टेंडन भी दे दिया, टेंडन और लिगामेंट डेंस रेगुलर, अभी देख के आ रहे हो बेटा। डेंस इरेगुलर की पोजीशन एनसीईआरटी ये बताती है बस स्किन के पास प्रेजेंट, स्किन के नीचे प्रेजेंट है, और कुछ नहीं बता रही। तो स्किन को मैं डेंस इरेगुलर से मैच कर सकती हूँ। एडिपोज एक तरीके का लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, और कार्टिलेज स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू बेटा दो तरीके के होते हैं, इसमें फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू आता है, इसमें स्केलेटन कनेक्टिव टिश्यू आता है। फ्लूइड के अंदर आपका ब्लड आ गया और आपका लिम्फ आ गया, स्केलेटल में आपका बोन आ गया और आपका कार्टिलेज आ गया, है ना। तो कार्टिलेज भी आपका स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू होता है। पूरा डिस्क्रिप्शन भी आपने रिवाइज कर लिया। तो आंसर क्या होगा आपके पास, 4 है, 3 है, 1 है, 2 है, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। बढ़िया दिवाकर, रिया, हर्ष, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 27, जिन्होंने यहाँ पर बी आंसर दिया बिल्कुल सही दिया। आगे देखो, कार्टिलेज का मैट्रिक्स कैसा होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कार्टिलेज में जो आपको मैट्रिक्स मिलता है वो सॉलिड होता है और प्लायबल होता है, यानी इट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन। वहीं कोई आपसे बोन के मैट्रिक्स के बारे में पूछे तो वो हार्ड होती है और नॉन प्लायबल होती है, वो हार्ड होती है और नॉन प्लायबल होती है। तो कार्टिलेज कैसा है, सॉलिड एंड प्लायबल। साथ में यहीं पर बोन रिवाइज कर लो, क्योंकि अगला क्वेश्चन बोन पूछा जा सकता है आपसे, और पूछने की पॉसिबिलिटी भी है। तो आंसर क्या होगा, ए होगा। प्लायबल है, प्लायबल बी नहीं है बेटा, नॉन प्लायबल नहीं है, इट इज प्लायबल, इट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन। ये देखो, इट कैन रेजिस्ट कंप्रेशन, ये कार्टिलेज है यहाँ पे, है ना। तो आंसर क्या होगा, ए। आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 28, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपको बताना है। ज्यादातर कार्टिलेज वर्टिब्रेट के एम्ब्रियो में बाद में बोन से रिप्लेस हो जाते हैं एडल्ट में, बिल्कुल। जब आप एम्ब्रियो से एडल्ट में कन्वर्ट जा रहे हो तो कार्टिलेज बोन में कन्वर्ट हो जाता है। जो कॉन्ड्रोसाइट है वो कार्टिलेज के सेल्स है, एंड दे आर फाउंड इन बिटवीन कोलेजन फाइबर्स। अब देखो, कॉन्ड्रोसाइट है यानी कि कार्टिलेज के सेल्स है, तो आपसे पूछ रहे हैं वो कोलेजन फाइबर के बीच में है। एक्चुअली एनसीईआरटी की जो स्टेटमेंट है, जो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है, वो तो ये कहती है कि जो सेल्स है वो मैट्रिक्स के बीच में, क्योंकि पीछे पूरा मैट्रिक्स होगा, उसके बीच में आपको ये सेल्स मिलेंगे। पर फाइबर होंगे, हाँ कुछ कुछ होंगे, इलास्टिन फाइबर ज्यादा होते हैं, कोलेजन फाइबर कम होते हैं, तो इसका चांस इनकरेक्ट होने का है। कार्टिलेज जो है ह्यूमन नोज में होता है, एक्सेप्टेड टिप्स, गलत बात है बेटा। टिप ऑफ नोज में तो होता है, किसने कहा टिप ऑफ नोज में नहीं होता, टिप ऑफ नोज में बिल्कुल इलास्टिक कार्टिलेज प्रेजेंट है आपके पास, है ना। तो ये तो गलत हो गया। अच्छा, जो वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं वो कार्टिलेज की बनी है, वो कार्टिलेज की बनी नहीं है, उनके बीच में कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट है ना। जो इंटरवर्टिब्रल एरियाज है वहां पर कार्टिलेजिनियस जॉइंट प्रेजेंट है, वो कार्टिलेज की बनी नहीं है। देखा जाए तो ये तीनों ही स्टेटमेंट बहुत हद तक इनकरेक्ट है, लेकिन अगर मुझे इसमें मोस्ट करेक्ट चूज करना होगा तो कॉन्ड्रोसाइट में कुछ कुछ कोलेजन फाइबर मिल जाते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल भी नहीं मिलते। और ठीक है, बोन्स के अंदर वहां पर बीच में कार्टिलेज प्रेजेंट है, तो मैं मोस्ट करेक्ट इसको ले लूंगी कि ऐसा नहीं है कि टिप में नहीं होता। बट याद रखना बेटा, यहाँ पर एक्चुअली कोलेजन फाइबर नहीं, मैट्रिक्स वर्ड है एनसीईआरटी में, और बोन्स कार्टिलेज की कंपोज्ड नहीं होती, उनके इन बिटवीन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है, इन बिटवीन कार्टिलेज प्रेजेंट होता है। लेकिन मोस्ट करेक्ट आप सीधोगे, बिल्कुल बिल्कुल बेटा बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। अब ऐसे क्वेश्चन अच्छे हैं, इसको मार्क करो। क्यों क्यों अच्छे हैं, क्योंकि आप मोस्ट करेक्ट कैसे चूज करोगे, तो ऐसे चूज करोगे, इसलिए है, ठीक है, आपके पहचानने के लिए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 29। बोन अभी मैंने आपको बताया हार्ड होती है और नॉन प्लायबल होती है। क्यों है हार्ड और नॉन प्लायबल, क्या है ऐसा उसके अंदर, आपको मिलेंगे कैल्शियम के सॉल्ट्स। क्या मिलते हैं हमको बोन के अंदर, कैल्शियम के सॉल्ट्स। हाँ चिंटू क्वेश्चन, ठीक है, चिंटू क्वेश्चन तो और बढ़िया निकलेगा अभी, ठीक है। ये क्या आ गया आपके पास, ए, कैल्शियम के सॉल्ट्स। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 30। ओस्टियोसाइट जिस स्पेस में होता है उस स्पेस को क्या कहते हैं। हाँ तो इनकरेक्ट पूछा है ना बेटा, अब ये तीनों ही इनकरेक्ट है, बी भी इनकरेक्ट है, सी भी इनकरेक्ट है, डी भी इनकरेक्ट है, क्या करेंगे, तीनों ही इनकरेक्ट है ना लवी, तो मोस्ट इनकरेक्ट देखना पड़ेगा, वो सी हो जाएगा, है ना। ठीक है, आगे देखो, ओस्टियोसाइट जिस स्पेस में प्रेजेंट होता है उसको आप क्या बोलते हो, लैक्यूने, लैक्यूने। और एक बात याद रखना, एक लैक्यूने में, एक लैक्यूना में एक ओस्टियोसाइट होता है, लेकिन एक लैक्यूना में मेनी कॉन्ड्रोसाइट होते हैं। एक्चुअली 2 to 3 या 3 to 4 कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं। आंसर क्या होगा, सी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 31। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में सब होता है, क्या नहीं होता। देखो आपको ऑप्शन की जरूरत नहीं होनी चाहिए। एक लोता कनेक्टिव टिश्यू जिसके पास फाइबर नहीं है, फाइबर लेस है, वो आपका ब्लड है, क्योंकि ब्लड में आपको आरबीसी मिल जाएगा, डब्ल्यूबीसी मिल जाएगा, प्लेटलेट्स मिल जाएंगे, फाइब्रोब्लास्ट सेल नहीं होते जो फाइबर बना सके, तो इनमें फाइबर्स नहीं होते, इसलिए ब्लड फाइबर लेस है। तो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड में सेल्स है, लेकिन उसके पास फाइब्रोब्लास्ट वाला सेल नहीं है, क्योंकि उसमें फाइबर नहीं होते, और फाइब्रोब्लास्ट फाइबर बनाता है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, बी।
ठीक है, आंसर क्या होगा? बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 32, मैच द फॉलोइंग आपको करना है। एडिपोज टिश्यू फैट स्टोर करता है। हाइलिन कार्टिलेज आपको नोज में मिलता है, अभी आपने देखा। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में ब्लड और लिम्फ आता है। एरियुलर टिश्यू के अंदर आपको मैक्रोफेज भी मिलते हैं, मास्ट सेल्स भी मिलते हैं, आपने अभी डायग्राम देखा था। अब तो कितनी बार रिविजन हो गया इस चीज का। तो क्या आंसर होगा बेटा? क्या आंसर होगा? 1 का 3 4 1 2, आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। बढ़िया बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 33, आप मसल्स के टिश्यू और न्यूरल टिश्यू पर आ गए, आपने एपिथेलियल और कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। बिल्कुल बेटा, आंसर होगा डी। ठीक है, अच्छा यहाँ पर अब मसल टिश्यू और न्यूरल टिश्यू आपके पास आ रहा है। तो सबसे पहले किसकी बात कर रहे हैं? मायोफिब्रिल्स की। मसल्स में मायोफिब्रिल होते हैं। मायोफिब्रिल क्या बना रहे बेटा? कॉन्ट्रैक्टेड मसल फाइबर को मायोफिब्रिल बोलते हैं? नहीं। स्ट्रिएटेड मसल फाइबर नहीं, स्केलेटल मसल फाइबर नहीं, ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है सब मसल फाइबर के। एक्टिन और मायोसिन, मायोफिब्रिल्स, ये हर मसल फाइबर का स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है, उसी का मसल बना हुआ है। आंसर बी होगा। आंसर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 34, स्केलेटल मसल्स। अब ये जो 3 डायग्राम है ना एनसीईआरटी में, एक स्केलेटल मसल का है, कार्डियक मसल का, एक स्मूथ मसल का, कौन सा ब्रांच है, कौन सा सिलेंड्रिकल है, कौन सा टेपरिंग एंड है, कौन सा यूनिन्यूक्लिएट है, कौन सा मल्टी न्यूक्लिएट है, कौन स्ट्रिएटेड है, कौन स्ट्रिएटेड नहीं है, बहुत क्वेश्चंस बनते हैं इस पर, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अगर मैं स्केलेटल मसल्स की बात करूं बेटा, तो वो स्ट्रिएटेड होती है, स्मूथ नहीं होती और इनवॉलेंट्री भी नहीं होती। आंसर ए हो जाएगा। आंसर आपके पास ए हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 35। बिल्कुल अभी मैंने बात बताया था आपको, इस डायग्राम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, आए भी हुए आपके पीवाईक्यू में, इस डायग्राम पे बहुत क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहला जो आपको दे रखा है, इसमें ब्रांचिंग नहीं है, ब्रांचिंग नहीं है, डिवीजन नहीं है, सेप्टा नहीं है, मल्टी न्यूक्लिएट है, ये आपका स्केलेटल मसल होती है, ये आपकी स्केलेटल मसल होती है। ठीक है, ये आपकी स्मूथ मसल होती है टेपरिंग एंड्स वाली, और ये आपकी कार्डियक मसल होती है जो स्ट्रिएटेड है लेकिन इनवॉलेंट्री है। तो मुझे बताओ कैसे मार्क करोगे? ए आपके पास स्ट्रिएटेड मसल है, क्योंकि ये कार्डियक भी नहीं है, ये स्मूथ भी नहीं है, ये इनवॉलेंट्री भी नहीं होती, पर ये स्ट्रिएटेड होती है। तो स्ट्रिएटेड मसल है, स्मूथ मसल है, कार्डियक मसल है, आंसर सी होगा। आंसर सी होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 36, इनवॉलेंट्री मसल फाइबर। आपकी स्मूथ मसल्स इनवॉलेंट्री हैं, ब्लड वेसल में आपको मिलेगी, इंटेस्टाइन में मिलेगी, और हार्ट की भी इनवॉलेंट्री है, हार्ट की मसल फाइबर्स भी इनवॉलेंट्री है बेटा। बिल्कुल, तो ऑल ऑफ दीज आ जाएगा उस हिसाब से, तो आंसर ऑल ऑफ दीज आ जाएगा आंसर। हार्ट माना कार्डियक मसल्स अलग दिखती हैं, पर है तो इनवॉलेंट्री ना, है तो इनवॉलेंट्री। आंसर डी हो जाएगा। आंसर डी हो जाएगा। आगे देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 37, आपको इनको देख के करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सारी इनवॉलेंट्री मसल्स स्मूथ होती है अपीयरेंस में? नहीं। कार्डियक मसल याद करो, इनवॉलेंट्री होने के बावजूद स्ट्रिएटेड इन अपीयरेंस होती है। सारी स्ट्रिएटेड मसल्स वॉलेंट्री होती है? नहीं, इसका एक्सेप्शन भी कार्डियक है। ये स्ट्रिएटेड है बट ये वॉलेंट्री नहीं है, ये इनवॉलेंट्री है। दोनों ही स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी होगा। आंसर डी होगा। दोनों स्टेटमेंट गलत है, आंसर डी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 38, आपको करेक्ट मैच बताना है लोकेशन से। एरियोलार टिश्यू आपका लूज कनेक्टिव टिश्यू है, कहां पर मिल जाएगा ये आपको लूज कनेक्टिव टिश्यू? अच्छा, कौन सा करेक्टली मैच है? अच्छा, एरियोलर टिश्यू में टेंडन आएगा? नहीं, ये डेंस रेगुलर होता है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम में टिप ऑफ नोज आएगा? नहीं, वो यूरोथीलियम में होता है, पूरा यूरिनरी ट्रैक की लाइनिंग करता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। क्यूबॉइडल एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ स्टमक में मिल जाएगा, स्टमक और इंटेस्टाइन में वैसे कॉल्यूमनर एपिथेलियम मिलता है, क्यूबॉइडल नहीं। स्मूथ मसल्स होती हैं इंटेस्टाइन की वॉल में? बिल्कुल, वो इनवॉलेंट्री मसल्स हैं, वो स्मूथ है, आंसर डी होगा। आंसर डी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 39, स्टमक और इंटेस्टाइन की जो मसल्स की लेयर है जो लाइन कर रही होंगी, वो कौन सी मसल होंगी? पहले तो मुझे बताओ वो कौन सी मसल होंगी? वो स्मूथ मसल होगी। अब स्मूथ मसल में क्या आपको स्ट्रिएशन देखने को मिलता है? नहीं। वो स्मूथ होती हैं, जी हाँ। वो मल्टी न्यूक्लिएट होती हैं? नहीं, यूनी न्यूक्लिएट होती हैं। उनमें इंटरकैलेटेड डिस्क होता है? नहीं, इंटरकैलेटेड डिस्क तो कार्डियक में था, याद आया? याद आया? आंसर होगा बी। आंसर होगा बी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 40, हार्ट के सेल्स यानी कार्डियक के सेल्स, वो अलग अलग सेल्स हैं बट दे कैन कॉन्ट्रैक्ट टुगेदर एज वन यूनिट। क्यों? इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से, जिसमें गैप जंक्शंस और डेस्मोसोम्स हैं, वो इन सब सेल्स को कनेक्ट करके रखता है। तो अलग अलग सेल्स होने के बावजूद भी इंटरकैलेटेड डिस्क की वजह से दे कॉन्ट्रैक्ट एज वन यूनिट, एनसीईआरटी की लाइन है। आंसर होगा सी। आंसर होगा सी, याद रखना इसको, इस पे क्वेश्चन आने का चांस है, इस पे क्वेश्चन आने का चांस है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 41, नर्वस सिस्टम का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या होता है? न्यूरॉन होता है। हालांकि मोर देन वन हाफ वहां पर न्यूरोग्लिया होता है जो कि प्रेजेंट है, जिसमें एस्ट्रोसाइट, ओलिगोडेंड्रोसाइट है ना, ये सब आपके पास आ जाएंगे। माइक्रोग्लिया,
ठीक है, लेकिन स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट न्यूरॉन होता है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 42। जो न्यूरॉन्स है न्यूरल सिस्टम में, उनको किसने प्रोटेक्ट कर रखा है? जो बाहर का न्यूरोग्लियल सेल्स है उन्होंने बेटा, है ना, एस्ट्रोसाइट मैक्रोफेज की तरह काम कर रहा है, माइक्रोग्लिया सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। तो प्रोटेक्शन का जो काम है न्यूरॉन्स का, वो न्यूरोग्लियल सेल्स करते हैं। तो आंसर होगा बी, आंसर होगा वहां पे बी। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 43, असर्शन रीजन। अब ये मौका नहीं छोड़ना है, बिल्कुल गलत नहीं करना है, अच्छे से स्टेटमेंट रीड करना है। स्केलेटल मसल और कार्डियक मसल दोनों स्ट्रिएटेड होती हैं, दोनों स्ट्रिएटेड होती हैं, दोनों स्ट्रिएटेड होती हैं। कार्डियक मसल इनवॉलेंट्री होती है, बिल्कुल होती है। स्टेटमेंट दोनों सही है, बट ये कोई करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दो बिल्कुल दो अलग अलग जुदा जुदा स्टेटमेंट है, आंसर होगा बी। एकदम दूर दूर रहने वाली स्टेटमेंट है, आंसर होगा बी। ठीक है, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 44, फिर से असर्शन रीजन, गलती नहीं करनी है। न्यूरॉन्स एक्साइटेबल सेल है, जी हाँ, एक्साइटेशन हो जाती है उनके अंदर, एक्शन पोटेंशियल से डीपोलराइज हो जाते हैं, बिल्कुल सही बात है। न्यूरॉन्स आपकी पूरी बॉडी में अबंडेंटली मिल रहा है आपको न्यूरॉन, बिल्कुल। न्यूरल टिश्यू बॉडी में हर जगह, क्रेनियल नर्व्स के फॉर्म में, स्पाइनल नर्व्स के फॉर्म में, है ना, एफरेंट न्यूरॉन, इफरेंट न्यूरॉन है, पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड है। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, बट ये इसका अगेन करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। दो अलग अलग स्टेटमेंट है, ये इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। सिंपल बेटा, एकदम एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है, कुछ ज्यादा बाहर से नहीं आया। और इतना पोर्शन था देखो टिश्यू वाला, आपने 44 क्वेश्चंस में पूरी एनसीईआरटी रिवाइज कर ली टिश्यू की, बाकी मेजर पोर्शन तो कॉकरोच का ही आ जाता है। अगर आप देखो तो आप यहां तक पूरा टिश्यू का चैप्टर रिवाइज कर सकते हो, जिससे एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन आता है आपके पास। कॉकरोच से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है, और कॉकरोच का पोर्शन बड़ा है ना। बट जहां से क्वेश्चन रिपीट हुआ है, अगर आप पीवाईक्यू उठा के देखोगे, जहां से क्वेश्चन रिपीट हुआ है वो बहुत लिमिटेड सा पोर्शन है, उसको हाईलाइटेड अगर आप रिवाइज कर लो तो 4 नंबर आपके। और 4 नंबर हम में से किसको नहीं चाहिए? सबको चाहिए, है ना। तो अब हम कॉकरोच रिवाइज करेंगे फटाफट से। देखिए इसको प्यारे से सुंदर से कॉकरोच को, एक एक आपको ऑर्गेनल इसके अंदर अलग दिखा रखे है, जो नहीं दिखा रखा उसकी आपको मार्किंग करनी है। ये आपको विंग दिखा रखा है बेटा, ये कौन सी विंग होती है? इसको फोर विंग या टेगमीना बोलते हैं, ये फोल्स विंग होती है, ये फोल्स विंग होती है। अगर मैं थोरेक्स की बात करूं तो थोरेक्स के 3 हिस्से हैं। प्रोथोरेक्स जिसे प्रोनोटम बोलते हैं, ये प्रोनोटम होता है, ये मीजोनोटम होता है, ये मेटानोटम होता है, याद रखना, ठीक है। तो ये प्रोनोटम है, प्रोनोटम के नीचे मीजोथोरैक्स, और मीजोथोरैक्स के नीचे मेटाथोरैक्स, मेटाथोरैक्स। अब बताओ जरा आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए प्रोनोटम, फिर मीजोथोरैक्स। अच्छा ई रह गया आपका, ई रह गया आपका। ई क्या है? एनल सर्काई। दोनों कॉकरोच, मेल हो या फीमेल, 10th सेगमेंट पर ये स्ट्रक्चर एनल सर्काई उनके पास प्रेजेंट होता है। बिल्कुल हर्ष, अर्थवर्म और फ्रॉग बेटा नहीं है सिलेबस में, ठीक है। कॉकरोच से ही आएगा अगर क्वेश्चन आएगा तो, वो तो आप बहुत ऑप्शनल में पढ़ते हो अर्थवर्म फ्रॉग। मिस्टेक्स का एक ही सॉल्यूशन है, मल्टीपल रिविजन। पहले मुझे इसका आंसर करो, आंसर करो। प्रोनोटम, मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, टेगमीना और एनल सर्काई। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? सी, सी। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 46। कॉकरोच की बॉडी की बाहर मॉर्फोलॉजी देखें तो किस किस हिस्से में ये बॉडी डिवाइडेड है? एक हिस्सा हेड है, 3 थोरेक्स है, 10 एब्डोमेन है। किस किस में डिवाइडेड है? हेड, थोरेक्स और एब्डोमेन। आंसर आएगा बी, आंसर आएगा बी, आंसर आएगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर, अरे हम पीछे कैसे चलेगा भाई, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, ये तो हम सॉल्व कर चुके हैं, कहाँ आ गई रे? क्वेश्चन नंबर 47। इन स्टेटमेंट्स को देखना है और आपको बताना है क्या करेक्ट है क्या नहीं। जो हमारा ये कॉकरोच है, इसकी बॉडी पर हार्ड एक्सोस्केलेटन होता है जो काइटिन का बना है, बिल्कुल सही बात है। आर्थ्रोपोडा है ना बेटा, आर्थ्रोपोडा तो काइटिन एक्सोस्केलेटन। इनके मेल में जो विंग है, दे एक्सटेंड बियॉन्ड द एब्डोमेन, बिल्कुल सही बात है। इनका जो फोर विंग टेगमीना होता है, अगर ये उसको पैरेलल टू बॉडी रखें, 90 डिग्री ना रखें, तो वो उनकी लेंथ से ज्यादा होता है, एब्डोमेन की लेंथ से ज्यादा होता है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, लेकिन ऐसा मेल में ही होता है। ये स्टेटमेंट करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है बेटा, एकदम करेक्ट है। आंसर क्या होगा? डी, आंसर क्या होगा? डी, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्या कह रहे हैं? आर्थ्रोपोड है तो एक्सोस्केलेटन काइटिन का बना हुआ है। काइटिन किसका पॉलीमराइजेशन है? अब ये क्वेश्चन जो है ना, ये कॉकरोच का नहीं है, ये बायोमोलिक्यूल का है। बायोमोलिक्यूल में आपने पॉलीसेकेराइड में काइटिन पढ़ा है। काइटिन किसका पॉलीमर है? नाग, नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन पढ़ा है हमने वहां पे, एन एसिटाइल ग्लूकोजामीन का पॉलीमर होता है। ये बायोमोलिक्यूल्स का क्वेश्चन है, ये आंसर डी होगा, आंसर डी होगा, हाँ जी बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 49। इनके एक्सोस्केलेटन में ना हार्ड प्लेट्स होती हैं, उन प्लेट्स को क्या कहते हैं? उन प्लेट्स को स्लेराइड्स बोलते हैं। ये स्लेराइड्स 3 तरीके की होती हैं। डोर्सल साइड पे इनको टर्गाइड्स बोलते हैं,
वेंट्रल साइड पे इनको स्टर्नाइड्स बोलते हैं और लेटरल साइड पे इनको प्लूराइड्स बोलते हैं। ये प्लेट्स 3 तरीके की होती हैं और कॉमनली इन प्लेट्स को स्लेराइड्स कहा जाता है। स्लेराइड्स कहा जाता है। हाँ, नाग नाम, दो चीजें होती हैं मानने पली, मुझे नहीं पता मैं आपका नाम सही प्रोनाउंस करी हो या नहीं। नाग और नाम, नाग होता है एनेसेटाइल ग्लूकोसामीन, नाम होता है एनेसेटाइल म्यूरामिक एसिड, है ना। ये आपको मेम्ब्रेन में भी मिलता है बैक्टीरिया की, और काइटिन का भी पॉलीमराइजेशन ये करता है। ठीक है, आगे देखें जरा क्वेश्चन नंबर 50। ये जो स्लेराइड्स अभी आपने देखे, डोर्सल और वेंट्रल को क्या कहेंगे? अभी मैंने बताया आपको, डोर्सल वाले को टर्गाइड कहते हैं, वेंट्रल वाले को स्टर्नाइड कहते हैं। याद कैसे रखोगे? आपकी वेंट्रल साइड पे स्टर्नम है, ब्रेस्ट बोन है, तो कॉकरोच का भी वही है। वेंट्रल साइड पे इसके पास स्टर्नम यानी स्टर्नाइड है और डोर्सल साइड पे टर्गाइड है। आंसर ए हो जाएगा। गणेश, ओके गणेश, कूल बढ़िया। तो आंसर क्या होगा? ए। आंसर क्या होगा? ए। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 51। ट्रायंगुलर हेड ऑफ कॉकरोच, कॉकरोच का हेड ऐसे ट्रायंगुलर होता है, उस पर क्या क्या है? आंखें हैं, आंखें इनके पास कंपाउंड आई होती है, बिल्कुल, जो 2000 ओमेटिडिया की बनी हुई है। याद रखना ये नंबर, 2000 ओमेटिडिया, 2000 छोटे छोटे सेगमेंट्स की बनी हुई है, हेक्सागोनल सेगमेंट्स, जिन्हें आप ओमेटिडिया बोलते हो। क्या इनका हेड 2 सेगमेंट्स के फ्यूजन से बना? नहीं, हम 1 मानते हैं। 1 सेगमेंट है, हेड में सेगमेंटेशन नहीं है। आप एडल्ट की बात करेंगे, एनसीईआरटी बेस्ड हम थ्योरी पर चलेंगे, 1 सेगमेंट है, तो ये गलत हो गया। इनके माउथ पार्ट्स चूइंग एंड लैपिंग टाइप के होते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसा तो हाउस फ्लाई में होता है। इनके माउथ पार्ट्स कैसे हैं? बाइटिंग एंड सकिंग टाइप के, है ना, बाइटिंग टाइप के हैं, चूइंग एंड लैपिंग टाइप के नहीं है। तो मुझे बताओ करेक्ट क्या है? सिर्फ एक ही करेक्ट है, 1। आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। 51 का ए नहीं होगा बेटा, ए नहीं होगा, 1 बी होगा। सिर्फ एक करेक्ट है, सिर्फ एक करेक्ट है, बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 52। कॉकरोच के माउथ पार्ट्स, इनको तो रट लो बेटा, अगर कॉकरोच से क्वेश्चन आएगा ना, माउथ पार्ट से आ सकता है, माउथ पार्ट से आ सकता है। इनके पास एक अपर लिप और एक लोअर लिप होती है, जिसे लेब्रम और लेबियम बोलते हैं। दो जोज हैं, मैंडिबल और मैक्सिला, ये दो होते हैं, और एक हाइपोफेरिंक्स होती है। ठीक है, तो मैंडिबल और मैक्सिला दो होती हैं, एक लेब्रम, एक लेबियम और एक हाइपोफेरिंक्स होती है। यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। आंसर हो जाएगा ए। हो गया रिवाइज बेटा, जिनको नहीं पता था वो रिवाइज कर लो। मैंडिबल और मैक्सिला दो होते हैं, लिप एक ही होती है, लेब्रम और लेबियम, और एक हाइपोफेरिंक्स होता है। ठीक है, हो गया रिवाइज। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 53। इनकरेक्ट सर्कल करो, इनकरेक्ट बताना है आपको। हाइपोफेरिंक्स टंग जैसा काम कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या इनका हेड मोबाइल है? इनकी फ्लेक्सिबल नेक की वजह से, बिल्कुल एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है। आप पूरा कॉकरोच रिवाइज कर लोगे ऐसे, एक भी लाइन मिस नहीं हो रही एनसीईआरटी की, सारी आ रही है। अगर नहीं पढ़ा ना आज तक कॉकरोच, इन क्वेश्चन से पढ़ लो, क्योंकि अगर आएगा भी ना, कुछ भी आएगा अगर कॉकरोच में से, इससे बाहर नहीं आ सकता। सब कंप्लीट हो रहा है, सब कंप्लीट हो रहा है। तो कॉकरोच की बेटा नेक की वजह से हेड बहुत फ्लेक्सिबल है, हर डायरेक्शन में मूव करता है, बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, तो बोनस है आपके लिए क्वेश्चन, ऐसे सोचो बोनस है, आपको याद हो रहा है साथ में कॉकरोच, है ना। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, ये स्टेटमेंट सही है। इनके पास एंटीना होते हैं जिससे ये एनवायरनमेंट सेंस कर सकते हैं। आपको पता है कॉकरोच को हमसे बहुत पहले अर्थक्वेक का पता चल जाता है, इनके एंटीना एनवायरनमेंट को सेंस और मॉनिटर कर सकते हैं। इनका थोरेक्स ग्रेटली रिड्यूस्ड है और नॉन डिविजिबल है? गलत बात, इनका थोरेक्स तो डिवाइडेड है ना, अभी आपने डायग्राम देखा, प्रोथोरेक्स, मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स। तो ये स्टेटमेंट गलत है और यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर है, बिल्कुल आंसर डी होगा। आयुष, बहुत बढ़िया आयशा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 54। लेग्स कितने हैं? ये आर्थ्रोपोडा में भी पढ़ के आए थे हम। इंसेक्ट के पास हेक्सापोडा होता है, हेक्सापोडा यानी 3 पेयर लेग्स होते हैं, 3 पेयर लेग्स होते हैं। एक प्रोथोरेक्स से आता है, एक मीजोथोरेक्स से आता है, एक मेटाथोरेक्स से आता है। तो जिसके पैर हैं हर थोरेक्स से आएंगे, प्रोथोरेक्स से एक पेयर, मीजोथोरेक्स से एक पेयर, मेटाथोरेक्स से एक पेयर, है ना, तीनों से आते हैं। तो आंसर क्या होगा? आगे देखो क्वेश्चन नंबर 55। विंग्स, बेटा लेग्स होते हैं 3 पेयर, विंग्स होते हैं 2 पेयर। एक होता है फोर विंग का पेयर, एक होता है हाइंड विंग का पेयर। और ये किस किस से आते हैं? मीजो और मेटाथोरेक्स से। प्रोथोरेक्स से कभी इनका विंग नहीं आता। विंग किससे आता है? मीजोथोरेक्स और मेटाथोरेक्स से। आंसर होगा ए। पैर याद रखना, पैर तीनों से आते हैं, प्रो मीजो मेटा, लेकिन जो इनके पंख है, जो इनके विंग्स है, वो सिर्फ मीजो मेटा से आते हैं, वो सिर्फ मीजो मेटा से आते हैं। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 56। मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। स्लेराइड, इनका एक्सोस्केलेटन, एक्चुअली स्लेराइड्स लिखना चाहिए था, प्लेट्स आपको पता है, इनका एक्सोस्केलेटन। टेगमीना, जो इनका ऊपर वाला विंग होता है ना, मीजोथोरेसिक विंग, फोर विंग, उसे टेगमीना कहते हैं। टेगमीना फॉल्स विंग होता है, ये इनको उड़ने में मदद नहीं करता, फ्लाइट में मदद नहीं करता। ओसिलस क्या है? इनकी आंख है बेटा। इनके पास 2 तरीके की आंखें होती हैं, सिंपल आई होती है, कंपाउंड आई होती है। सिंपल आई को ओसिलस भी कहते हैं। तो आंसर क्या होगा? 3, 1 और 2 यानी कि सी। 3, 1 और 2 यानी कि सी। आंसर होगा सी, आंसर होगा सी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अब्दुल, यस, नाइस चिंटू।
अच्छा आगे देखो क्वेश्चन नंबर 57, इनमें से कॉकरोच के फोर विंग को आप हाइंड विंग से कैसे डिफरेंशिएट करोगे, यानी क्या ऐसा है जो फोर विंग में है और हाइंड विंग में नहीं है, क्या फर्क है आपको ये बताना है, ठीक है। फोर विंग लेदरी होते हैं, हाइंड विंग मेम्ब्रेनस होते हैं, बिल्कुल सही बात है। फोर विंग फ्लाइट में मदद नहीं करते, वो लेदरी ओपेक ब्राउन कलर के, उनका काम है सिर्फ हाइंड विंग के ऊपर इस तरीके से हाइंड विंग को कवर करके रखना, जैसे अगर ये फोर विंग है हाइंड विंग को बस कवर करके रखते हैं, लेदरी है। हाइंड विंग ट्रांसपेरेंट है, मेम्ब्रेनस है, वो उड़ने में मदद करते हैं, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। फोर विंग लंबे होते हैं, सही बात है। हाइंड विंग वेस्टिजियल है, ये गलत हो गया, हाइंड विंग वेस्टिजियल नहीं है, हाइंड विंग ही उड़ने में मदद करता है। फोर विंग रिड्यूस्ड है, हाइंड विंग इवॉल्व्ड है। बेटा इवोल्यूशन में डिफरेंस नहीं है दोनों के, ऐसा कुछ नहीं है कि इवोल्यूशन में डिफरेंस है, वो सेम ही है। फोर विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं और हाइंड विंग्स ओपेक होते हैं, गलत, उल्टा लिख दिया। फोर विंग्स ओपेक होते हैं, लेदरी होते हैं, ब्राउन होते हैं, हाइंड विंग्स ट्रांसपेरेंट होते हैं। तो आंसर ए होगा, सही आंसर ए होगा, बिल्कुल वी के आयशा, आंसर ए होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 58, फीमेल कॉकरोच, फीमेल कॉकरोच में फोर विंग्स उड़ने में मदद करेंगे, कभी नहीं, चाहे फीमेल हो चाहे मेल हो, फोर विंग से फ्लाइट नहीं आती। फीमेल कॉकरोच के एब्डोमेन में 8 सेगमेंट्स हैं, बेटा कई बार आपको ये स्टेटमेंट मिल सकती है, ठीक है। क्यों, क्या होता है, फीमेल्स के अंदर 7th में बोर्ड शेप्ड स्टर्नम है और 8th और 9th उसके साथ मिल जाते हैं, तो ऐसा जनरली बोलते हैं 8 ही सेगमेंट है, पर ऐसा नहीं है, है पूरे 10 सेगमेंट, ठीक है। अच्छा, इनका 7th स्टर्नम बोर्ड शेप्ड हो जाता है, बिल्कुल, जो जेनाइटल पाउच का हिस्सा बनाता है ना, बोर्ड शेप्ड हो जाता है, हो जाता है, हो जाता है। और ये इनकरेक्ट है, तो ऑल ऑफ दीज हो नहीं सकता, तो आप सी ही आंसर देंगे, आप सी आंसर देंगे, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 59, इनमें से कौन सा स्टर्ना है जो फीमेल के अंदर ब्रूड पाउच बनाता है। अगर आप यहीं पर पहली बार कॉकरोच याद कर रहे हो तो ऐसा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एक ब्रूड पाउच मिलता है फीमेल में, एक जेनाइटल पाउच मिलता है मेल में, कौन कौन सा सेगमेंट इस पाउच को बनाता है, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। मैं उन बच्चों को बता रही हूँ जो आज पहली बार ये कॉकरोच इन क्वेश्चन में कर रहे हैं, तो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये याद रखना, ठीक है। फीमेल के अंदर बेटा 7th स्टर्नम, 8th स्टर्नम और 9th स्टर्नम मिलकर ब्रूड पाउच बनाते हैं। मेल्स में 9th और 10th टर्गा और 9th स्टर्ना मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं। फीमेल में 7, 8, 9, फीमेल में 7, 8, 9, ठीक है। आंसर क्या होगा, बी, बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 60, क्या कह रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 हमको, इनमें से कौन सा फीचर है जिसमें आप मेल को फीमेल से आइडेंटिफाई कर सकते हो। अगेन बहुत बढ़िया, क्यों, बहुत रेपिटेटिव क्वेश्चन है ये, पीवाईक्यू एग्जाम्पलर बार बार आपको मिलेगा। मेल और फीमेल का फर्क, बहुत सारे फर्क होते हैं फीमेल और मेल कॉकरोच में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट फर्क ये है कि मेल के पास एनल स्टाइल्स होते हैं जो फीमेल के पास नहीं होते। बच्चे पहले ही आंसर दे रहे हैं और बिल्कुल सही दे रहे हैं बेटा, मेल के पास कॉर्डल स्टाइल होता है 9 सेगमेंट पे, फीमेल के पास नहीं होता है ना। जब भी इसका हम वन शॉट रिविजन भी कर रहे थे तब भी मैंने आपको बताया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इन दोनों, ठीक है, ठीक है, बढ़िया, बाकी तो सेम। अब यहाँ पर इनकरेक्ट बताना है, सर्कल कर लिया हमने, इनकरेक्ट बताओ जरा। मेल कॉकरोच में जो जेनाइटल पाउच होता है उसमें डोर्सली पीछे की तरफ 9th और 10th टर्गा होता है, बिल्कुल सही बात है, और 9th स्टर्नम भी होता है, 9th स्टर्नम भी होता है। मेल के जेनाइटल पाउच में सिर्फ जेनिटल पोर आते हैं, नहीं, याद रखो, याद रखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मेल के जेनाइटल पाउच में जेनिटल पोर आता है, ठीक है, एनस आता है, और मेल का गोनापोफाइसिस भी आता है, यानी उसका फेलोमियर भी आता है, गोनापोफाइसिस भी आता है, यानी इसका एक्सटर्नल जेनिटिलिया या फेलोमियर भी आता है। ये तीनों मिलकर जेनाइटल पाउच बनाते हैं मेल का, ठीक है, सिर्फ पोर नहीं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, ये स्टेटमेंट सही है। मेल और फीमेल में 10th सेगमेंट पर एनल सरकाई होते हैं, दोनों में होते हैं। फीमेल की जेनाइटल पाउच में कोलेट्रल ग्लैंड होता है, बिल्कुल होता है, सिर्फ कोलेट्रल ग्लैंड नहीं होता, कोलेट्रल ग्लैंड होता है, स्पर्मेथिका होता है, स्पर्मेथिका होता है, और फीमेल गोनोपोर होता है। देखो हो गया ना रिवाइज, हो गया ना रिवाइज, मेल और फीमेल जेनाइटल पाउच आपने पूरा रिवाइज कर लिया। यहाँ पर मेल के जेनाइटल पाउच में ये तीनों चीजें हैं, जेनाइटल पोर, एनस और गोनापोफाइसिस। फीमेल में कोलेट्रल, स्पर्मेथिका और फीमेल गोनोपोर। तो इनकरेक्ट क्या हो जाएगा, बी, बहुत बढ़िया। आगे देखो 62, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो मेल में ही मिलेगा, सिर्फ मेल में मिलेगा। बेटा कोलेट्रल ग्लैंड फीमेल की होती है, स्पर्मेथिका फीमेल में होता है, स्पर्मेथिका फीमेल में होता है, गोनापोफाइसिस और एनल स्टाइल। वैसे आप इसका आंसर एनल स्टाइल से भी कर सकते थे, एनल स्टाइल एक ऐसी चीज है जो मेल में है, अभी आपने देखा था। तो एक तरीके का क्वेश्चन यहाँ पर दूसरा आपके पास आ गया, आंसर क्या होगा, डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 63, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। एनल सरकाई, एनल सरकाई मेल और फीमेल दोनों में 10th में आपको मिलेगा। बोर्ड शेप स्टर्नम, देखो ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, बोर्ड शेप स्टर्नम, 3-4 क्वेश्चन को मिक्स कर मैच डाल दिया बस।
बोट शेप स्टर्नम 7th नंबर की फीमेल में। एनल स्टाइल सिर्फ मेल में मिलेगा 9 सेगमेंट में। जेनाइटल पाउच मेल का 9th और 10th टर्गा से बनता है। तो आंसर क्या होगा 3, 1, 2, 4 यानी कि डी। डी, बहुत बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 64। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल के बारे में। कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का सीक्वेंस बताओ। पहले ईसोफेगस, फिर क्रॉप, फिर गिजर्ड। याद है वो डायग्राम, पहले ऐसे क्रॉप फिर छोटा सा प्रोवेंट्रिकुलर गिजर्ड आता है। तो डी हो जाएगा, डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 65। प्रोवेंट्रिकुलस किसका दूसरा नाम? गिजर्ड का। और गिजर्ड में क्या होता है? फूड की ग्राइंडिंग। क्रोप, क्रोप एक ऑर्गन है डाइजेस्टिव सिस्टम का जो स्टमक की तरह काम करता है, फूड को स्टोर करके रखता है। हिपैटिक सीके कहां पर प्रेजेंट है? जहां पर आपका फोर गट खत्म हो रहा है और मिड गट शुरू हो रहा है, और ये डाइजेस्टिव जूस सिक्रीट करता है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स कहां पर है? जहां मिड गट खत्म होता है, हाइंड गट शुरू होता है, और ये एक्सक्रीशन का काम करता है। ये तो आप एनिमल किंगडम से पढ़ते आ रहे हो, एनिमल किंगडम से पढ़ते आ रहे हो। तो आंसर क्या होगा 2, 1, 3, 4 यानी बी। बी, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस। क्या बात है, ऐसे फटाफट आंसर आते हैं ना तो मजा आता है। आगे देखो 66। गिजर्ड ग्राइंडिंग करते हैं क्योंकि उनमें टीथ है, काइटिन के बने हुए टीथ है। कितने टीथ है? 6। मुझे नहीं लगता इसके बाद एक भी लाइन कॉकरोच के पोर्शन की एनसीईआरटी की छूट रही है। इन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा है। एक एक लाइन पर क्वेश्चन, एक सिंगल सिंगल लाइन पर क्वेश्चन है। आंसर बी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 67। अच्छा, डायग्राम दे रखा है आपको कॉकरोच के एलिमेंट्री कैनाल का, जरा बताओ। ये माउथ है बेटा, ये फेरिंग्स है, ये ईसोफेगस है। ईसोफेगस ओपन कर रहा है ये क्रॉप में। क्रॉप के नीचे ये छोटा सा स्ट्रक्चर होता है जिससे आप गिजर्ड बोलते हो या प्रोवेंट्रिकुलस भी बोलते हो। गिजर्ड के नीचे ये आपके पास मिड गट आती है, मिड गट आती है। ये ऊपर की तरफ जो कुछ यहाँ पर ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, ये आपके हिपैटिक सीके हैं, है ना, ये हिपैटिक सीके हैं। और नीचे की तरफ ये जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स है। ठीक है, अब मुझे बताओ, आपको करेक्ट नेमिंग करनी है। ए आपके पास गिजर्ड नहीं है, सी आपके पास हिपैटिक सीके हैं, सही बात है। डी आपके पास इलियम नहीं है, डी मिडगट है, इलियम हाइंडगट में आता है। ई आपके पास मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स हैं, और वो 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स नहीं होती बेटा। 6 to 8 ब्लाइंड ट्यूब्यूल्स हिपैटिक सीके की होती है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स तो धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और 100-150 होते हैं, 6-8 नहीं होते। तो ये भी गलत हो जाएगा, आंसर सी आ जाएगा, बी आ जाएगा। बी 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 बी, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 68। आपको करेक्ट सीक्वेंस बताना है एलिमेंट्री कैनाल का, माउथ से शुरू कर कॉकरोच। तो माउथ से आएगा आपके पास फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ये आपने देखा ना अभी, फेरिंग्स, फेरिंग्स के बाद ईसोफेगस, ईसोफेगस के बाद आएगा आपके पास क्रॉप, गिजर्ड, है ना, फिर इलियम कॉलन रेक्टम, क्योंकि मिड गट इन्होंने लिख नहीं रखा, और इलियम कॉलन रेक्टम जो है वो हाइंड गट का पार्ट होता है। डी आएगा, डी आएगा। अच्छा, अगर बोर्ड्स में है तो पढ़ना पड़ेगा बेटा, बट नीट के सिलेबस में तो कॉकरोच है आपके पास, है ना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 69। कॉकरोच की एनाटॉमी अगर आप पढ़ोगे तो मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स और सीका में क्या डिफरेंस है, अभी आपने देख लिया। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स 6 से 8 होती हैं, नहीं 100 से 150 होती हैं। मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स मिडगट और हाइंडगट के जंक्शन पर होती हैं, बिल्कुल बिल्कुल। जबकि सीका जो है वो फोरगट और मिडगट के जंक्शन पर होता है, यही करेक्ट है। और ये याद रखना, इसको प्लीज याद रखना, पहले फोरगट और मिडगट उनके जंक्शन पे सीका, फिर मिडगट और हाइंडगट उसके जंक्शन पे मेलफिजियन ट्यूब्यूल। सी होगा, बी होगा, बी होगा। अच्छा, आपके पास जो मेलफिजियन ट्यूब्यूल है वो ब्लाइंड सैक है, नहीं, आंसर बी होगा, आंसर बी होगा। आपको इनकरेक्ट बताना है कॉकरोच के बारे में, इसको सर्कल करो। कॉकरोच के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जी हाँ। अगर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है तो क्या ब्लड वेसल्स होंगी? नहीं होंगी। विसरल ऑर्गन्स सीधा हीमोसील में होंगे और हीमोलिम्फ में बेद कर रहे होंगे, सही बात है। हार्ट के पास जो कंट्रैक्टाइल मसल्स हैं उन्हें एलरी मसल्स बोलते हैं, 12 पेयर एलरी मसल्स है। बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड वेसल कभी नहीं होता, ब्लड वेसल नहीं होता। आगे देखिए 71। कॉकरोच का दिल, उसका हार्ट, उसके हार्ट में हमारी तरह 4 चेंबर नहीं है, 13 चेंबर्स हैं। 13 फनल शेप्ड चेंबर्स का बना हुआ दिल है, 8 नहीं 13 चेंबर्स, आंसर होगा सी। आगे देखो, अच्छा मैच करना है आपको। स्पाइरिकल्स, स्पाइरिकल्स क्या है? ओपनिंग है ट्रैकिया की लेटरल साइड पे कॉकरोच में। टोटल 10 पेयर स्पाइरिकल्स होते हैं, याद रखना 10 नहीं 10 पेयर होते हैं अब, लेकिन हम 10 से ही मैच करेंगे। इनके दिल के कितने चेंबर्स हैं? 13। सी का कितना होता है? 6 से 8। ट्यूब्यूल्स कितने होते हैं? 100 से 150। मैं बार बार आपको बता चुकी हूँ, कितनी बार हमने ये सेम क्वेश्चन देखा है ना, अब तो याद हो जाना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? 4, 3, 1, 2, डी।
4312 डी होगा। आगे देखो 73 इनकरेक्ट बताना है, सर्कल करो। कॉकरोच में जो गैसेस का एक्सचेंज है वो डिफ्यूजन से हो जाएगा ट्रैक्यूल्स में, बिल्कुल उनके पास ट्रैकियल सिस्टम होता है। मेलफिजियन ट्यूब्यूल एक्सक्रीशन कर रहे हैं तो ग्लैंडुलर और सिलिएटेड होंगे, बिल्कुल होंगे। यूरिकोस ग्लैंड इनका रिप्रोडक्टिव ग्लैंड है, नहीं बेटा, यूरिकोस यूरिक एसिड बनाएगा, एक्सक्रीटरी एक्सक्रीशन में मदद करेगा, एक्सक्रीशन में मदद करेगा, ठीक है। अच्छा, फैट बॉडीज और नेफ्रोसाइट एक्सक्रीशन में मदद करते हैं, जी हाँ, इनकरेक्ट हो गया सी, इनकरेक्ट हो गया सी, बाकी सब करेक्ट है। आगे देखो 74 मेन नाइट्रोजिनस वेस्ट कॉकरोच का क्या है? कॉकरोच आपके पास किसके अंदर आ गया? आर्थ्रोपोडा इंसेक्टा, यूरिक एसिड, यूरिक एसिड सिक्रीट करेगा। कॉकरोच इंसेक्ट यूरिक एसिड सिक्रीट करेगा, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, आया हुआ है पीवाईक्यू में। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 75 कॉकरोच की बॉडी कौन सा नाइट्रोजिनस वेस्ट एक्सक्रीट करती है अपने हीमोलिम्फ में, किस फॉर्म में? बेटा ये इसको प्लीज बहुत अच्छे से मार्क करो, ये आपका पीवाईक्यू है, ये आपका पीवाईक्यू है, ये पूछा गया है। अब कितना देखो, कितना नॉर्मल कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन था। आपको पता है कि यूरिक एसिड होता है, यूरिक एसिड होता है, अब यूरिक एसिड को यूरेट भी कहते हैं, एसिड के लिए आप 8 वर्ड भी यूज कर सकते हो। तो बस आंसर पोटेशियम डालकर उन्होंने पोटेशियम यूरेट कर दिया था, ये पीवाईक्यू में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये देखने का कि कैसे क्वेश्चन एनसीईआरटी में से बन सकता है, लेकिन आपकी कॉमन सेंस चेक करता है, लेकिन आपकी कॉमन सेंस चेक करता है, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करता है। तो आंसर सी होगा, है ना, बहुत बढ़िया। आगे देखो 76 गैंग्लिया, न्यूरल सिस्टम जो होता है ना कॉकरोच का, वो गैंग्लिया का बना होता है। गैंग्लिया पूरी बॉडी पर है, इनका ब्रेन सुपराइसोफिशियल गैंग्लिया हेड वाले रीजन में, थोरेक्स में भी गैंग्लिया है, एब्डोमेन में भी गैंग्लिया है। थोरेक्स में 3 गैंग्लिया होते हैं, एब्डोमेन में 6 बेटा, इसीलिए तो इनका सर काट तो तब भी ये हफ्ता 2 हफ्ता कुछ दिन जिंदा रह लेते हैं, आराम से रह लेते हैं, क्योंकि पूरी बॉडी में एक गैंग्लिया है ना, इसलिए। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 77 कॉकरोच रिमेन अलाइव फॉर सेवरल आवर्स, अच्छा सेवरल आवर्स, सॉरी सेवरल आवर्स ऑफ कोर्स, ठीक है ठीक है ठीक है, आफ्टर इट्स हेड इज कट ऑफ, हाँ कुछ घंटे ये रह लेता है, कुछ घंटे ये रह लेता है सर काटने के बाद भी, क्योंकि इसका नर्वस सिस्टम जो है अलोंग दी होल बॉडी है, लेकिन डोर्सली नहीं है। बाकी बिल्कुल ये स्टेटमेंट करेक्ट चल रहा था, बट डोर्सल नहीं बेटा। कोडेट्स का नर्वस सिस्टम डोर्सली होता है, नॉन कोडेट्स का नर्वस सिस्टम वेंट्रली होता है। देखो कितनी छोटी सी मिस्टेक थी, डोर्सल नहीं है, तो ए करेक्ट है लेकिन बी फॉल्स है, ए होगा, ए होगा। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 78 इनकरेक्ट बताना है फिर से। फीमेल कॉकरोच में 16 ओवरियोल्स है इन दी ओवरीज। बेटा एक ओवरी में ना 8 ओवरियोल्स होती हैं और 2 ओवरी हैं तो 16 होगा टोटल, ये सही बात है, ये सही बात है। कॉकरोच में मोज़ैक विजन होता है ओमेटिडिया की वजह से, लेस सेंसिटिविटी मोर रेजोल्यूशन, गलत, मोर सेंसिटिविटी लेस रेजोल्यूशन। 2000 ओमेटिडिया तो थोड़ा सा भी मूवमेंट दिख जाता है ना, थोड़ा सा भी मूवमेंट दिख जाता है, सेंसिटिविटी ज्यादा है, रेजोल्यूशन कम है, रेजोल्यूशन कम है, ठीक है। आर्स हो जाएगा चिंटू, देखो डिपेंड करता है, वैसे अलग अलग अगर आप पेपर्स रीड करोगे ना तो अलग अलग स्टडीज हैं, पर ठीक है यहाँ पर आप आर्स याद कर लो, है ना, अलग अलग स्टडीज होती हैं, डिपेंड। देखो होता क्या है, ऐसा तो नहीं है वो जिंदा नहीं रह सकता, नर्वस सिस्टम है बॉडी में, मरता क्यों है कॉकरोच? भूख से, क्योंकि हेड अगर आप काट देते हो ना, एंटीना ये सेंस नहीं कर पाता, उसको खाना देख नहीं पाएगा, खाना नहीं मिलेगा, तो वो एक्चुअली स्टारवेशन से डेथ करेगा। अब जो स्टारवेशन से डेथ कुछ आवर्स में हो जाएगी अगर खाना नहीं मिलेगा तो, ठीक है, वैसे वो जिंदा रह सकता है। अच्छा, मशरूम ग्लैंड ये आपको मेल में मिलती है, मेल की एक्सेसरी ग्लैंड है, 6th और 7th एब्डोमिनल सेगमेंट पर है। हाँ, स्पर्मेथिका ये फीमेल में मिलती है, जिसमें स्पर्म्स की एंट्री होती है, स्पर्म्स का स्टोरेज होता है, ये फीमेल में 6th सेगमेंट पर होती है, जी हाँ, तो इनकरेक्ट बी होगा, बी होगा, बी इनकरेक्ट होगा, बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 79, मैच द फॉलोइंग करना है। टेस्टिस, टेस्टिस साइज में छोटा है, 4th से 6 सेगमेंट, ओवरी साइज में बड़ी है, 2nd to 6 सेगमेंट, स्पर्मेथिका 6 सेगमेंट पर होता है, मशरूम ग्लैंड 6 से 7, अभी देखा आपने प्रीवियस क्वेश्चन में, अभी देखा आपने ये, तो आंसर क्या होगा? 2 1 3 4 बी, बी, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 80, स्पर्म्स के बंडल को क्या कहते हैं? स्पर्मेटोफोर, बंडल को स्पर्मेटोफोर बोलते हैं, जिस ऑर्गन में रिसीव होते हैं उसे स्पर्मेथिका बोलते हैं, आंसर क्या होगा? डी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 81, फैलोमियर्स क्या है? कॉकरोच, मेल कॉकरोच में आपको फैलोमियर्स मिलते हैं, ये फैलोमियर्स क्या है? मेल एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, तो ये मेल के काइटिन के बने हुए एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है, बी। मैम एनसीईआरटी लाइन 1 वीक लिखा है, 1 वीक तक लिखा है, अच्छा 1 वीक तक लिखा है एनसीईआरटी की लाइन के अंदर, अच्छा उसको अपने देख लेंगे, मैं बता दूंगी उसको करेक्ट करके, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 82, ओवरियोल्स की बात हो रही है, ओवरी में ओवरियोल्स है, ओवरियोल्स के अंदर आपको क्या मिलते हैं? डेवलपिंग ओवा, क्या मिलते हैं? डेवलपिंग ओवा, तो आंसर क्या होगा? बंडल्स ऑफ ओवा, क्या होगा? बंडल्स ऑफ ओवा,
ठीक है, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 83, मैच द फॉलोइंग आ रहा है आपके पास। ओवरियोल्स, अभी आपने देखा ओवरियोल्स में क्या है, डेवलपिंग ओवा, बंडल्स ऑफ ओवा। गोनोपोर क्या है, इजैकुलेटरी डक्ट का एक्सटर्नल पोर ओपनिंग, उसको गोनोपोर बोलते हैं, उसको गोनोपोर बोलते हैं। अच्छा ठीक है, ठीक है बेटा, फिर मुझे भी मैंने भी आपको बोला था सेवरल डेज तक, है ना, हफ्ता 2 हफ्ता कर लेते हैं, उसको करेक्ट कर लेते हैं। फेलोमियर क्या है, एक्सटर्नल जेनिटिलिया है। स्पर्मेटोफोर क्या है, बंडल ऑफ स्पर्म्स को कहते हैं। देखो आपने जितने क्वेश्चन देखे ना उनको जोड़ के इन्होंने मैच बना दिया, ऐसे मैच बनता है। तो 2 1 4 3 हो जाएगा डी, 2 1 4 3 हो जाएगा डी। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 84, इनमें से कौन सा स्ट्रक्चर है जो फर्टिलाइजेशन के बाद वाले जो एग्स हैं उनको एनकेज करता है। आपका जो कोलेट्रल ग्लैंड है फर्टिलाइज्ड एग के बाहर एक सिक्रीशन बनाता है, उसको बोलते हैं ऊथिका। थीका हो गया ना बेटा कवरिंग, तो उसको क्या बोलते हैं, ऊथिका। आगे देखो 85 इनकरेक्ट बताना है। फीमेल कॉकरोच एक बार में एक ऊथिका बनाती है, नहीं, 9 to 10 ऊथिकास बनाती है, 9 to 10 ऊथिका बनाती है। कॉकरोच का जो निम्फ है वो बहुत ज्यादा एडल्ट की तरह दिखता है, सही बात है, पेरोमेटाबोलस डेवलपमेंट, यानी जो निम्फ है वो बहुत ज्यादा एडल्ट की तरह दिखता है। मोल्टिंग कितनी बार है, 13 टाइम्स, जी हाँ। सिर्फ एडल्ट में विंग्स हैं, बिल्कुल। इनके निम्फ में और एडल्ट में सिर्फ इतना फर्क होता है बेटा कि इनके निम्फ में विंग पैड्स होते हैं और एडल्ट में विंग डेवलप हो जाते हैं, अदरवाइज बाकी सब चीजें सेम है। तो बाकी सारे स्टेटमेंट करेक्ट है, ये गलत है क्योंकि एक ऊथिका नहीं, 9 to 10 ऊथिका। आगे देखो 86, अच्छा आपको हेड में यहाँ पर इसकी मार्किंग करनी है। ये एंटेना है, बिल्कुल। ये इनकी नॉर्मल आई है, सिंपल आई है, जिसे ऑसिलस बोलेंगे। ये कंपाउंड आई है जिसमें बहुत सारे ओमेटिडियाज हैं, तो ये कंपाउंड आई है। यहाँ पर ये जो आपको दिख रहा है बेटा, ये माउथ पार्ट्स है। माउथ पार्ट्स में ये मैग्जिला हो गया, 2 मैग्जिला होते हैं, 2 मैंडिबल होते हैं, एक लेब्रम है और एक लेबियम है। ठीक है, मैंडिबल, मैग्जिला, लेब्रम, लेबियम। तो आंसर देखो जरा क्या होगा, ऑसिलस, कंपाउंड आई, फिर आपके पास आ रहा है मैंडिबल, मैग्जिला, लेब्रम और लेबियम। बी होगा, बी होगा, बी होगा, है ना, बढ़िया। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 87, मैच द फॉलोइंग करना है आपको। ये कोलेट्रल ग्लैंड आपको फीमेल में मिलती है बेटा, और इसका काम क्या है, ऊथिका बनाना, है ना, एग का केस बनाना। ठीक है जी। टिटिलेटर क्या है, मेल का स्टिमुलेटरी ऑर्गन है। गोनापोफाइसिस क्या है, एनल अपेंडेज है फीमेल के अंदर जो ओवी पोजीशन में मदद करती है। ठीक है, तो 3 1 2 आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। आयुष, मोल्टिंग का मतलब एक्सटर्नल स्किन को शेड करना, है ना, क्यूटिकल को, काइटिन को शेड करना ताकि अंदर से एक नई लेयर बने और फाइनली ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होगी। वो ग्रोथ के लिए बाहर वाली स्किन को शेड करते हैं, उसको बोलते हैं मोल्टिंग। ठीक है, सी होगा। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 88, ये फिर से आपके पास माउथ पार्ट्स आ गए हैं, फिर से आपके पास माउथ पार्ट्स आ गए हैं, जिसमें ये अपर लिप लेब्रम, ये लोअर लिप लेबियम, ये हाइपोफेरिंग्स जो टंग की तरह काम कर रहा है, हाइपोफेरिंग्स जो टंग की तरह काम कर रहा है। एक पेयर आपके पास आता है मैग्जिला और एक आपके पास आता है मैंडिबल, एक आपके पास आता है मैंडिबल और एक पेयर आपके पास आता है मैग्जिला, मैग्जिला। ठीक है, तो देख लो जरा, ए आपके पास लेब्रम है, बी आपके पास मैंडिबल है, फिर हाइपोफेरिंग्स है, फिर डी मैग्जिला है और ई लेबियम है। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, बिल्कुल बिल्कुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 89। ठीक है, अभी फिर से डाइजेस्टिव सिस्टम ही आया हुआ है कॉकरोच का आपके पास, यहाँ पर मार्क करना है आपको। अब ईसोफेगस के नीचे ये जो स्टमक वाला स्ट्रक्चर है जो स्टोरेज का काम कर रहा है, ये क्रोप है। क्रोप के नीचे आपको गिजर्ड देखने को मिलता है, गिजर्ड। ठीक है, ये जो आपको जंक्शन पे मिल रहा है फोरगट और मिडगट के, ये हिपैटिक सीका है। अब तो हम बहुत बार देख चुके हैं बच्चे, ये हिपैटिक सीका है। फिर ये मिडगट है, मिडगट के नीचे आपको मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, मेलफिजियन ट्यूब्यूल्स मिलती हैं, जिसके बाद हाइंड गट शुरू हो जाती है जिसमें इलियम, कोलोन और रेक्टम आता है। तो बताओ जरा, क्रोप है, गिजर्ड है, हिपैटिक सीका है और मेलफिजियन ट्यूब्यूल है। आंसर क्या होगा, बी। आंसर क्या होगा, बी। बहुत 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 बढ़िया, आंसर होगा बी। वेरी नाइस कशिश, आंसर होगा बी। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 90, क्या कह रहा है क्वेश्चन, आपको सर्कुलेटरी सिस्टम दिखाया कॉकरोच का। इसके अंदर बेटा याद रखना, ये जो मेन है ये एओटा है ना, ये जो यहाँ पर मेन इसके ऊपर जा रही है ये एओटा है, और ये एंटीरियर साइड पर है तो ये एंटीरियर एओटा है, ये एंटीरियर एओटा है। ये जो आपको फनल शेप्ड दिख रहे हैं ये चेम्बर्स हैं, ये चेम्बर्स हैं, है ना, ये जो आपको फनल शेप दिख रहे हैं, देखो यहाँ तक ये मार्किंग जा रही है ना, ये चेम्बर्स हैं। तो ये हार्ट के चेम्बर्स हैं, 13 चेम्बर्स होते हैं, और ये साइड में मसल्स हैं,
ये कौन सी मसल्स हैं? एलेरी मसल्स हैं, ये 12 पेयर होती हैं, ये 12 पेयर होती हैं। तो आंसर बता दो मुझे, एंटीरियर एओर्टा, फिर बी एलेरी मसल्स, और ये चेंबर्स ऑफ हार्ट, सी होगा, सी होगा, बिल्कुल गणेश, सी होगा। नाइस नाइस नाइस। ठीक है, आगे देखो क्वेश्चन नंबर 91। अब आपके पास क्या है? रिप्रोडक्टिव सिस्टम कॉकरोच का। ये आपको मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिखाया हुआ है, जिसमें बेटा ये आपके पास टेस्टिस है, ये आपके पास टेस्टिस है, ठीक है। टेस्टिस से ये सेमिनल वेसिकल आ रही है आपके पास, है ना। ये आपके पास स्मॉल और लॉन्ग ट्यूब्यूल्स हैं। ये आपके पास इसका फैलिक ग्लैंड, ये जो ये स्ट्रक्चर यहाँ पर छोटा सा, ये क्लियर डायग्राम नहीं है, एनसीईआरटी में देखोगे थोड़ा और ज्यादा क्लियर है। यहाँ फैलिक ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड होता है, यहाँ फैलिक ग्लैंड या मशरूम ग्लैंड है, जो एक्सेसरी ग्लैंड है मेल का, है ना। ये कंप्लीट मार्किंग नहीं है बेटा, ये यहां तक होगा, क्योंकि ये सेमिनल वेसिकल हो गया। ये आपके पास इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है, ये आपके पास इजैक्यूलेटरी डक्ट होती है, ठीक है। ये एनल सरकाई है, जो मेल और फीमेल दोनों की 10th सेगमेंट पर है। ये जो स्ट्रक्चर है, ये एनल स्टाइल है, जो सिर्फ मेल में होता है, ठीक है। टिटिलेटर के पास जो स्ट्रक्चर है, ये शूडोपेनिस है, ये शूडोपेनिस है। अब बताओ जरा आंसर क्या होगा, आंसर क्या होगा आपके पास? अच्छा, यहां पर बेटा इस तरीके से मार्किंग दी हुई है ना, तो ऑप्शंस आपको हॉरिजॉन्टली दिए हुए हैं। तो ए टेस्टिस है, बी आपके पास फैलिक ग्लैंड है, फिर डी सी आपके पास इजैकुलेटरी डक्ट है, एनल सरकाई है, एनल स्टाइल है, और शूडोपेनिस है। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। डी नहीं बेटा, सी होगा। इसमें ऑप्शंस हॉरिजॉन्टली दिए हुए हैं, देखो एफ तक यहाँ पर मार्किंग करनी है ना, तो इस तरीके से ऑप्शंस दिए हुए हैं। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, है ना। डी आपके पास एनल सरकाई है, ई आपके पास एनल स्टाइल है। अब देखो बेटा, अब क्लियरली विजिबल है, अब क्लियरली विजिबल है। हर्ष, अगर आपको कंफ्यूजन होता है बेटा, मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन कम एक्सपेक्टेड है। इतना डिटेल लेबलिंग जाए, कॉकरोच का एक क्वेश्चन आना है, उसमें इतना डिटेल लेबलिंग जाए, चांसेस कम है। क्वेश्चंस कहाँ से आएंगे मैंने आपको बता दिए, चेंबर का नंबर पूछा जा सकता है ना, जेनाइटल पाउच कौन कौन सा सेगमेंट बना रहा है, आप वो मेन हाईलाइटेड क्वेश्चंस याद कर लो बस, बहुत डिटेल में जाओ ही मत, जाओ ही मत। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 92। अब ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिख रहा है आपको, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर बी है, सी है, अच्छा ए पूछ रहे हैं आपसे, ए क्या है यहाँ पे? ये जो ए आपके पास यहाँ पर आ रहा है बेटा, ये स्पर्मेथिका है, ये स्पर्मेथिका है, जिसमें स्पर्म स्टोर किया जाता है। ये जो ये और ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये कोलेटरल ग्लैंड है, जो ऊथिका बनाता है। और ये गोनापोफाइसिस है, जो ओवी पोजीशन में मदद करता है, ये गोनापोफाइसिस है, जो ओवी पोजीशन में मदद करता है। तो आंसर बता दो जरा क्या होगा? स्पर्मेथिका, कोलेट्रल एंड गोनापोफाइसिस। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। आगे देख लो क्वेश्चन नंबर 94। अब यहां पर आपको एबीसीडी मार्क करना है बेटा। तो यहां पर आप देखोगे, जहां 14 सेगमेंट है, जो क्लाइटेलम का सेगमेंट है, वहां पर आपको एक फीमेल जेनिटल पोर मिलता है, वहीं पर आपको फीमेल जेनिटल पोर मिलता है। 18 सेगमेंट पर एक पोर है, वो मेल जेनिटल पोर है। और वैसे इन सेगमेंट्स में आपको पेपिले देखने को मिलते हैं, जेनाइटल पेपिले देखने को मिलते हैं। ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम है अर्थवर्म का, ठीक है। तो जो आपको ये 14 सेगमेंट पर देखने को मिल रहा है, फीमेल जेनिटल पोर है, ए। बी आपके पास मेल है, और सी आपके पास पेपिले हैं। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। एक बार बस नजरों से निकाल लो, अर्थवर्म आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी नहीं है। ये लेबलिंग देखो फीमेल सॉरी अर्थवर्म के डाइजेस्टिव सिस्टम की। तो माउथ आया, बक्कल कैविटी आई, माउथ और बक्कल कैविटी के बाद फेरिंग्स आएगा, ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस के बाद इसके पास आता है गिजर्ट, है ना, डाइजेशन ग्राइंडिंग के लिए। फिर ये स्टमक आ गया स्टोरेज के लिए। इनके इंटेस्टाइन में टाइफोलोसोल मिलते हैं, है ना। तो जहां टाइफोलोसोल मिल रहे हैं वो टाइफोलोसोलर पार्ट है, उससे पहले प्री टाइफोलोसोलर पार्ट है। ये आपको सीकम देखने को मिल रहा है, ये स्ट्रक्चर सीकम है। और जहां टाइफोलोसोल मिल रहा है उसको कट कर देखोगे तो वहां पर आपको टाइफोलोसोल दिखाई देगा, ठीक है। और ये जो प्रेजेंट है, ये चार जो हैं, ये लिम्फ ग्लैंड होते हैं, ये लिम्फ ग्लैंड होते हैं, ये लिम्फ ग्लैंड होते हैं। थैंक यू बेटा। अब आप यहां पर आंसर देख लो जरा। फेरिंग्स है, गिजर्ड है, स्टमक है, फेरिंग्स है, गिजर्ड है, स्टमक है, सीकम है, लिम्फ ग्लैंड्स है, सीकम है, लिम्फ ग्लैंड्स है, टाइफोलोसोल है। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? सी, सी। ये आंसर है आपका, ये आंसर है आपका।
आगे देखो क्वेश्चन नंबर 96। ये सर्कुलेटरी सिस्टम दे रखा है आपके पास अर्थवर्म का। अर्थवर्म के अंदर दो तो वेसल आ जाएंगी बेटा, एक ये वाली डोर्सल वेसल, एक ये वाली वेंट्रल वेसल। तो ये है आपके पास डोर्सल वेसल, ये है आपके पास वेंट्रल वेसल। ठीक है, अच्छा हार्ट भी अलग अलग तरीके के दिखाई देते हैं। ये लेटरली प्रेजेंट दो हार्ट है इनके पास, ये लेटरल हार्ट्स होते हैं बेटा, ये लेटरल हार्ट्स होते हैं, लेटरली प्रेजेंट दिल है इनके। ये जो है ये लेटरल ईसोफेजल हार्ट है, ईसोफेगस के पार्ट है, इसलिए ईसोफेगस के पास है, इसलिए लेटरल ईसोफेजियल हार्ट है। और ये जो आपके पास दो स्ट्रक्चर हैं ये एंटीरियर लूप है, ये एंटीरियर लूप है। जितना दिमाग में याद रहे उतना काफी है, अर्थवर्म में ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। ठीक है, तो ये आपके पास, मुझे बताओ अब आंसर क्या होगा। ए से लेकर आपको ई तक मार्क करना है ना। तो आपके पास डोर्सल वेसल है, बी आपके पास लेटरल हार्ट है, सी आपके पास लेटरल ईसोफेजियल हार्ट है, डी आपके पास वेंट्रल वेसल है, और ई आपके पास एंटीरियर लूप है। तो आंसर ए होगा, आंसर ए होगा, ए है आपका आंसर। ठीक है, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 97। अब यहां पर आपको फिर से नेफ्रीडिया दिखाया अर्थवर्म का। याद रखना है नेफ्रीडिया है अर्थवर्म के पास एक्सक्रीशन के लिए। तीन तरीके का नेफ्रीडिया है, फेरिंजियल नेफ्रीडिया है, सेप्टल नेफ्रीडिया है, और इंटेस्टाइनल, और आपके पास इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया है। ठीक है, तो यहाँ पर ये आपको फेरिंग्स के पास दिख रहे हैं, है ना। तो इस रीजन में आपके पास फेरिंजियल नेफ्रीडिया होता है ना। तो ये आपके पास जो रीजन है ये फेरिंग्स का रीजन है, इसलिए फेरिंग्स में जो नेफ्रीडिया है वो टफ्ट्स ऑफ फेरिंजियल नेफ्रीडिया है, वो टफ्ट्स ऑफ फेरिंजियल नेफ्रीडिया। इसको याद रखना बेटा, फेरिंग्स के पास फेरिंजियल नेफ्रीडिया, तीन तरीके के नेफ्रीडिया होते हैं। ठीक है बेटा, ये इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है, तो जितना डायग्राम दिमाग में याद रह जाए उतना काफी है, वरना कॉकरोच ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंटेग्यूमेंट है, तो यहां पर आपको इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया देखने को मिलेंगे, इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। स्किन हो गई ना पूरी इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया। इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया में भी कुछ ऐसा रीजन है जहां बहुत ज्यादा नेफ्रीडिया प्रेजेंट है, इसे फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ इंटेग्यूमेंट्री नेफ्रीडिया बोलते हैं। ये जो आपको दिख रहा है ये सेप्टा पर नेफ्रीडिया है, इसको सेप्टल नेफ्रीडिया बोलते हैं, इसको सेप्टल नेफ्रीडिया बोल रहे हैं। ये चीज मैं आपको डिटेल में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि ये एनिमल किंगडम में भी आता है। एनेलिडा के पास एक्सक्रीशन के लिए नेफ्रीडिया होता है और अर्थवर्म नेफ्रीडिया है। अब चाहे ये क्वेश्चन अर्थवर्म से ना आए बट एनेलिडा से आ सकता है, इसलिए डिटेल में बता रही हूँ, ये इंपॉर्टेंट है। एक्सक्रीशन के लिए इनके पास नेफ्रीडिया होते हैं, नेफ्रीडिया तीन तरीके के होते हैं, फेरिंजियल, इंटेग्यूमेंट्री और सेप्टल। इसको याद रखना, और कुछ रहे ना रहे इसको याद रखना है आपने। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो क्या आएगा आपके पास, आपको आंसर देना है। अच्छा अच्छा ठीक है, तो वन दे रखा है इन्होंने सेप्टल नेफ्रीडिया, वन दे रखा है इन्होंने सेप्टल नेफ्रीडिया को, ई वन है ना, ई आपके पास वन है, ऐसा एक ही ऑप्शन में आंसर, तो आप सीधा सीधा भी कर सकते हो, एक से भी इसको आंसर कर सकते हो, ऐसे टाइम बचा सकते हो, है ना। आपको ये पता है वन सेप्ट्रल नेफ्रीडिया और वो आपके पास ई है और ये एक ही ऑप्शन में है, तो वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 98। रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है अर्थवर्म के अंदर, ये दिख रहे हैं आपको, ये टेस्टिस सैक है ना, ये टेस्टिस सैक है। टेस्टिस सैक में क्या होगा, टेस्टिस होगा, टेस्टिस होगा। ये छोटू छोटू स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये टेस्टिस है, ये जो छोटू छोटू स्ट्रक्चर यहाँ पर है ये टेस्टिस है। ठीक है, अब यहाँ पर स्पर्मीड्यूसल फनल है, ये चारों फनल्स हैं बेटा। ठीक है, यहाँ से आपके पास साइड में आपको ओवरीज दिख रही है, ये जो दो स्ट्रक्चर है ना ये ओवरीज है, ओवरी 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 है आपके पास। ठीक है, ओवरी से आपके पास क्या आ रही है, ओवरी से आपके पास क्या आ रही है, अच्छा नहीं ओवरी नीचे की तरफ मार्क्ड है, ओवरी नीचे की तरफ मार्क्ड है, ये है आपके ओवरीज, इन्होंने प्रॉपर, अच्छा ठीक है स्ट्रक्चर थोड़ा सा ब्लर्ड है, ये ओवरीज है। ये जो स्ट्रक्चर है ये सेमिनल वेसिकल है, ये सेमिनल वेसिकल है, ये स्ट्रक्चर ओवरी है। ओवरी से ओविड्यूसल फनल है, ओविडक्ट है, वासा डिफरेंशिया है। ये जो आपको दिख रहा है ये ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है, एक्सेसरी ग्लैंड है। कॉमन मेल डक्ट है, मेल जेनाइटल पोर है। ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये भी ग्लैंड है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। ये कौन सा ग्लैंड है, प्रोस्टेट ग्लैंड है। अर्थवर्म बाइसेक्सुअल होता है तो मेल और फीमेल सेम बॉडी के अंदर प्रेजेंट है। ठीक है, तो टेस्टिस हो गया, सेमिनल वेसिकल हो गया, एक्सेसरी ग्लैंड हो गया, प्रोस्टेट ग्लैंड हो गया।
टेस्टिस, सेमिनल वेसिकल, एक्सेसरी ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, ए ही आपका आंसर है, ए ही आपका करेक्ट है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 100। अब आप फ्रॉग पे आ गए हो। फ्रॉग का आपको इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, आपको मार्किंग करनी है। देखो ये इसका दिल है, दिल के पास इधर, पहले इधर आ जाओ, है ना, ये ईसोफेगस है, ईसोफेगस से स्टमक आ रहा है, स्टमक से इंटेस्टाइन आ रहा है, इंटेस्टाइन किसके अंदर ओपन करेगा, ये रेक्टम है। अब इस तरफ आ जाओ, दिल है, दिल के पास ये गॉल ब्लैडर है, ये गॉल ब्लैडर है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर और ये स्ट्रक्चर, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ये लंग्स है, ठीक है। अच्छा, ये आपको कुछ फैट बॉडीज दिख रही हैं, है ना, ये फैट बॉडीज आपको दिख रही हैं। ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है, ये किडनी है, ये किडनी है, ठीक है, ठीक है, हो गई मार्किंग। अब बताओ मुझे, ए गॉल ब्लैडर है, बी लंग है, सी फैट बॉडीज है, डी 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 किडनी है, किडनी है, और ई आपके पास रेक्टम है। आंसर डी होगा, आंसर डी होगा। बहुत बढ़िया अब्दुल। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 101। बहुत कम चांस है, बहुत कम चांस है। आगे देख लो, यहाँ पर ये फिर से फ्रॉग है। अर्थवॉर्म आपने देख लिया, फ्रॉग के कुछ एक दो क्वेश्चन है। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्रॉग का आपको दिखाया हुआ है। इसके अंदर ये आपको क्या दिख रहा है बेटा, ये वासा इफ्रेंशिया है ना, टेस्टिस से आ रही है वासा इफ्रेंशिया। ये किडनी है, किडनी के अंदर कौन सा ग्लैंड है, एड्रिनल ग्लैंड है, यहाँ एड्रिनल ग्लैंड आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यहां पर आ रही है टेस्टिस और किडनी से एक साथ यूरिनोजेनिटल डक्ट, मेल है ना, यूरिनोजेनिटल डक्ट, इधर से रेक्टम ओपन करेगा क्लोएका में, कॉमन क्लोएकल अपर्चर है ना, ये क्लोएकल अपर्चर है, ये क्लोएकल अपर्चर है। तो आंसर देखो, ए वासा इफ्रेंशिया, फिर एड्रिनल ग्लैंड, फिर यूरिनोजेनिटल डक्ट। वासा इफ्रेंशिया, एड्रिनल ग्लैंड, यूरिनोजेनिटल डक्ट और क्लोएका। आंसर सी होगा, आंसर सी होगा, आंसर सी होगा। थायराइड नहीं है, एड्रिनल ग्लैंड है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 102। अब इसके अंदर आपको क्या दे रखा है, फीमेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम दे रखा है ना। अब यहां पर अगर आप देखोगे बेटा, तो ये जो दो बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये ओवरी है, ये ओविडक्ट की फनल है ना, ये ओविडक्ट है, ओविडक्ट है। इधर आपको किडनी दिख रही है, किडनी से जो आएगी वो यूरेटर है, यूरेटर है ना। लास्ट में क्या है, ये ओविडक्ट, ये ओविडक्ट थी ना आपके पास, तो ये ओविडक्ट का सैक है, तो ये ओवी का सैक है, ठीक है। अब जरा मार्किंग करो तो, ओवरी है, ओविडक्ट है, अच्छा यूरेटर है, ओवरी है, यूरेटर है, ओविडक्ट है और ओवी सैक है। आंसर ए होगा, आंसर ए होगा। एक ही ऑप्शन में दे रखा है, आंसर ए होगा, ठीक है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 103। फ्रॉग दिख रहा है आपको, ये फ्रॉग का ट्रंक है, हेड और ट्रंक दो पार्ट ही होते हैं बॉडी के, तो ये ट्रंक है। ये जो आपको ईयर है, ईयर इज मार्क्ड बाय टिम्पैनम, ईयर इज मार्क्ड बाय टिम्पैनम, एक्सटर्नल ईयर होता नहीं है। जो इसकी हाइंड लिम्ब है उसमें वेब्स हैं, उसमें वेब्स हैं, तो वेब्स प्रेजेंट है, वेब प्रेजेंट है। आंसर ए होगा, बिल्कुल बिल्कुल आंसर ए होगा। स्टडी विद मी बेटा, आज आपको ना एनाटॉमी भी रिवाइज करने को मिलेगा मेरे साथ, और कल हम सेल चैप्टर कर लेंगे, कल सेल चैप्टर कर लेंगे, ठीक है। चलो आगे देखो, तो यहाँ पर हमने बहुत बहुत बधाई हो आपको, टिश्यू वाला चैप्टर कंप्लीट कर लिया, कॉकरोच के बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए, कुछ डायग्रामेटिक बेस्ड क्वेश्चन अर्थवॉर्म और फ्रॉग भी देख लिया। अगेन मैं आपको बता रही हूँ, इंपॉर्टेंट नहीं है अर्थवॉर्म एंड फ्रॉग, लेकिन नेफ्रीडिया इंपॉर्टेंट है अर्थवॉर्म का, उसको आप लोग याद रखेंगे। एक बहुत बढ़िया चैप्टर आपने कंप्लीट कर लिया, थैंक यू गणेश। कमेंट सेक्शन में जरूर 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 लिखना, मुझे बताना कितना मार्क्स स्कोर किए, कितने मार्क्स स्कोर किए, और ये कि टिश्यू कंप्लीट कर लिया आपने, आपने टिश्यू चैप्टर कंप्लीट कर लिया, इसको लिख देना और अपने मार्क्स साथ में मुझे जरूर बताना, ठीक है। कल हम दूसरे चैप्टर का रिवीजन कर लेंगे, सेल का रिवीजन कर लेंगे। ओके ओके बेटा।